हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये मैराथन सीरीज में आपका अगला लेक्चर है जो कि केमिस्ट्री का है दोस्तों। ये आरआरबी जेई एएलपी सीबीटी 2 एनएनटीपीसी के लिए वेरी हेल्पफुल होगा और ये एज पर सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन जो हैं उसके बेसिस पे उसका रेफरेंस लेके ही ये नोट्स है। और यहाँ पे सारे की कॉन्सेप्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इट विल बी डिस्कस्ड इन कॉन्साइज मैनर। सो स्टे ट्यून टू द चैनल। दोज हु आर न्यू टू द चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस। और दोस्तों चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी शुड स्टार्ट आवर क्लास। देखिए दोस्तों, आपको केमिस्ट्री पे यहाँ पे टोटल 7 यूनिट्स रहेंगे। पूरे केमिस्ट्री के सिलेबस को 7 यूनिट्स में बांट दिया गया है। सारे की कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। आप इनको एग्जाम में जाने से पहले 2 से 3 बार जरूर रिवाइज करें दोस्तों। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा ये लेक्चर, आप आराम से 3 से 4 बार रिवाइज कर सकते हैं। तो पहला यूनिट हमारा क्या है दोस्तों, देखते हैं। मैटर अराउंड अस। मैटर अराउंड अस, मैटर एंड इट्स स्टेट। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हमने फिजिक्स के भी पिछले मैराथन में पढ़ा था कि कोई भी ऐसा वस्तु जिसमें कुछ मास है और कुछ वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम का मतलब ही हो गया कि स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसे हम मैटर कहेंगे। ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स विच कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। जो दोस्तों मैटर होते हैं वो या तो आयन, या तो मॉलिक्यूल, या तो एटम्स के बने हुए होंगे। मान लीजिए वाटर भी एक मैटर है दोस्तों, वाटर भी एक मैटर है। अगर एटॉमिक लेवल पे देखें तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से बना हुआ है। अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो H2O मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग इसको आयोनाइज कर दें तो फिर हम कह सकेंगे कि ऑक्सीजन के आयन्स इसमें प्रेजेंट हैं एज वेल एज हाइड्रोजन के हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है दोस्तों। देयर आर 5 स्टेट्स इन विच मैटर एग्जिस्ट, नेमली दे आर लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, आउट ऑफ दीज एंड सॉलिड। ये दोस्तों सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 हो गए। उसके बाद प्लाज्मा है दोस्तों। प्लाज्मा कुछ भी नहीं है। वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में जब दोस्तों किसी भी मैटर को आयोनाइज कर दिया जाता है या फिर किसी भी गैस को आयोनाइज कर दिया जाता है तो वो एक उसका अलग स्टेट तैयार हो जाता है दोस्तों। वहाँ आयोनाइज स्टेट उसका एक अलग स्टेट ही हो जाता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस है तो उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है दोस्तों, देयर आर द नेम ऑफ 2 साइंटिस्ट, बोस एंड आइंस्टाइन। इनके द्वारा ही ये खोजा गया था। एक कंडेंसेशन के प्रोसेस में एक इंटरमीडिएट लेवल आता है जिसको हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं अंडर स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये भी दोस्तों कंसीडर किया जाता है एज ए स्टेट ऑफ मैटर। इसमें कह रहा है आउट ऑफ दीज फर्स्ट 3 आर मोस्ट प्रोमिनेंट। हाँ, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दे आर मोस्ट प्रोमिनेंट। सॉलिड स्टेट क्या है दोस्तों, सॉलिड स्टेट में आपको शेप एंड वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहेगा। इनका डेंसिटी हायर होता है विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड एंड गैस एंड दे डू नॉट डिफ्यूज और डिफ्यूज एट वेरी स्लो रेट। इतने स्लो रेट में डिफ्यूजन इनका होता है। डिफ्यूजन क्या होता है दोस्तों, ट्रेवलिंग ऑफ मैटर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया। लिक्विड स्टेट क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपके जो हैं वॉल्यूम जो हैं वो फिक्स रहेंगे बट शेप फिक्स नहीं रहेगा, हैव नॉन डिफिनिट शेप। मान लीजिए एक हमने कंटेनर में, फिक्स्ड वॉल्यूम के कंटेनर में हमने ऑयल रखा, बाद में उसी ऑयल को नीचे पलट दिया ज़मीन पे, तो वॉल्यूम जो है ऑयल का वही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वो 1 लीटर अगर है तो 1 लीटर ही रहेगा, मगर वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, शेप चेंज हो जाएगा। लिक्विड भी जो है दोस्तों वो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, कंप्रेसिबल नहीं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं उनको, और यही रीज़न है कि ये पास्कल लॉ को फॉलो करते हैं। हम लोग जो हाइड्रोलिक ब्रेक दोस्तों यूज करते हैं वो ऑयल ही भरा होता है सिलेंडर में, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में। ये इनकम्प्रेसिबल हैं, इसीलिए जैसे ही हम जितना न्यूटन का फोर्स लगाते हैं पैडल पे, उसी रिस्पेक्ट में अकॉर्डिंग टू चेंज इन द एरिया ऑफ पैडल ब्रेक एंड चेंज इन द एरिया ऑफ ब्रेक पैड, उतना ही प्रेशर आपको अप्लाई हो जाता है चक्के पे। डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इज जनरली लेस देन डेट ऑफ सॉलिड फॉर्म। डेंसिटी कम होगा दोस्तों, घनत्व जो होता है लिक्विड का सॉलिड के तुलना में कम होता है। द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेट ऑफ गैसेज बट लेस देन डेट ऑफ सॉलिड्स। यही रीजन है कि शेप फिक्स नहीं है, मगर गैस का शेप और भी फिक्स नहीं होता है क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी कम होता है दोस्तों। अगला क्या है, द गैसियस स्टेट। यहाँ पे नाइदर शेप नॉर वॉल्यूम, कुछ भी फिक्स नहीं रहेगा आपका। आप एक छोटे ऐसे डिब्बी में गैस को भरो, वो डिब्बी में भी पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसको रूम में छोड़ दो, पूरा रूम उसकी महक से भर जाएगा। तो दोस्तों क्या है कि वॉल्यूम भी इनका फिक्स नहीं होता है, शेप तो फिक्स होता ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें। गैसियस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। कांस्टेंट रैंडम मोशन किस थ्योरी के आधार पे कहा जा रहा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के आधार पे कहा जा रहा है कि गैसेज मॉलिक्यूल्स जो हैं हमेशा रैंडम मोशन में, कांस्टेंट रैंडम मोशन में रहेंगे एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर।
एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको कहेंगे दोस्तों? 0 डिग्री केल्विन को, जो कि -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो नहीं कहते हैं, याद रखें दोस्तों। द गैस मॉलिक्यूल्स स्टॉप देयर मूवमेंट। जब टेम्परेचर एकदम एब्सोल्यूट जीरो हो जाएगा तो वहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स के जो मूवमेंट है, वाइब्रेशन है, वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। अगला स्टेट क्या है दोस्तों? प्लाज्मा। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेज। मैंने बताया था ना दोस्तों, एक वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में जब गैस को रखा जाता है तो उनके पार्टिकल्स जो हैं, एटम्स जो हैं, वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं और सुपर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। द सन, द स्टार्स ग्लो, चमकते क्यों हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम, क्योंकि वहाँ पे लगातार एक रिएक्शन चल रहा होता है, फ्यूजन रिएक्शन, जिसके कारण एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है दोस्तों, और गैस जो है वो प्लाज्मा स्टेट में चले जाते हैं। जो कि गैस के एटम्स सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक स्टेट में है, तो वो जो है फोटोन्स को रिलीज करते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको शॉर्ट में BEC भी कहा जाता है दोस्तों। BEC इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, जिनका डेंसिटी घनत्व बहुत कम है, ऐसे गैस को एकदम बहुत ही लो टेम्परेचर पे, जिसको सुपर लो टेम्परेचर कहा जाता है, एकदम ठंडा किया जाता है और उसको 1/1000, उसका डेंसिटी मान लीजिए अगर x है तो डेंसिटी को घटा के x × 1/1000 कर दिया जाता है लो टेम्परेचर पे, तब वो दोस्तों बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के फॉर्म में आता है। अच्छा दोस्तों, इन 2001 एरिक ई कॉर्नेल, नाम दोस्तों याद रखें, पूछता है, एरिक ई कॉर्नेल, वोल्फगैंग कैट्रल एंड कार्ल ई वीमन ऑफ कहाँ के? USA के, रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स बाय अचीविंग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन को प्रैक्टिकली प्रूव करके, प्रैक्टिकली उस स्टेट में पहुंचा के इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है दोस्तों? 5 स्टेट है नॉर्मली, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, BEC। तो इनके बीच में जो कन्वर्सन होगा उसको ही कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कहेंगे। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। जब आइस पिघलता है पानी में तो उसको मेल्टिंग कहते हैं। नॉर्मल सा एग्जांपल है, इट रिवर्स, इसका रिवर्स क्या होता है दोस्तों? सॉलिडिफिकेशन। जब पानी आइस बनता है तो उसको सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर इसका एग्जांपल हो गया। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन एंड रिवर्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन। बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड इवेपोरेशन एंड रेनिंग इज कंडेंसेशन। एग्जांपल है दोस्तों, वर्षा जो होती है वो क्लाउड के कंडेंसेशन से ही होती है। डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जैसे का एग्जांपल है दोस्तों कैम्फर, कपूर को जब हम छोड़ देंगे नॉर्मल हवा में तो वो गैस बन के उड़ जाता है। एंड रिवर्स जो दोस्तों, वेपर को अगर हम लोग डिफरेंट मेटल्स हैं, जैसे कि वेपर डिपोजिशन एक मेथड है, कैम्फर के वेपर को अगर ऊपर में एक प्लेट रख के हम लोग डिपोजिट करें तो वो कैम्फर सॉलिड के रूप में वहाँ पे जम जाएगा दोस्तों। तो इसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। सॉरी, सॉलिड टू गैस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं और रिवर्स को क्या कहते हैं? डिपोजिशन। कैम्फर, नेफ्थलीन, ड्राई आइस कुछ भी नहीं है दोस्तों, CO2 का ड्राई फॉर्म है। आयोडीन एटसेट्रा आर नोन एज सब्लिमेट। लेटेंट हीट क्या है दोस्तों? हमने फिजिक्स में ही पढ़ा था, द हीट एनर्जी विच हैव टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने के लिए जो एनर्जी लगती है दोस्तों उसे ही हम लोग लेटेंट एनर्जी कहते हैं। जैसे आइस को अगर हम लोग को लिक्विड में चेंज करना है तो एक एनर्जी का दरकार होगा, तो वो एनर्जी उसका आइस का लेटेंट हीट ऑफ क्या कहेंगे? वो मेल्ट कर रहा है, तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहेंगे। मान लीजिए दोस्तों लिक्विड है, लिक्विड को हम लोगों को वेपर में चेंज करना है तो उसके लिए एक एनर्जी का दरकार है, तो उस एनर्जी को क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बर्न्स काउज्ड बाय स्टीम आर मोर सीवियर देन दोज काउज्ड बाय बॉइलिंग वाटर ड्यू टू लेटेंट हीट। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि वाटर को बॉयल होने में कितना लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस, मगर वाटर जब स्टीम बन जाता है दोस्तों तो वो लगभग 500-600 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो बॉइलिंग वाटर अगर हमारे उंगली में पड़ेगा तो वो अपना एनर्जी जो है तुरंत वहीं पर रिलीज कर देगा। दैट इज लेटेंट हीट क्या है उसका? 100 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए। और अगर स्टीम हमारे सरफेस पे आता है, उंगली के सरफेस पे या हाथ के सरफेस पे, तो वो भी अपना लेटेंट एनर्जी जो है लगभग 500 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर रिलीज करेगा। तो स्टीम के चलते इसलिए घाव गहरा होता है और ज़्यादा खराब होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करके रखें। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज। मैटर को हम लोग कितने क्लासिफिकेशन में बांटते हैं? एक तो प्योर सब्सटेंस हुआ, दूसरा मिक्सचर हुआ। फिर प्योर सब्सटेंस को हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। फिर एलिमेंट्स को हम लोग या तो मेटल्स की तरह देखेंगे या नॉन मेटल्स या फिर मेटलॉइड्स, जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होते हैं। मिक्सचर 2 टाइप के होंगे, होमोजेनस मिक्सचर या फिर हेट्रोजेनस मिक्सचर।
Pure substances. What are the pure substances? These are substances which are made up of only one kind of constituent particles. उनके अंदर जो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक ही तरीके के होंगे दोस्तों. एंड कैनॉट बी ब्रोकन डाउन बाय सिंपल फिजिकल मीन्स. सिंपल फिजिकल मीन्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों? हथौड़ा से तोड़ के या उसको मसल के हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट को. मान लीजिए दोस्तों, अगर कैल्शियम क्लोराइड का एक चौक है, कैल्शियम क्लोराइड का एक चौक बना हुआ है, या कैल्शियम ऑक्साइड का एक खल्ली है, उसको क्या हम हाथों से मसल के कैल्शियम और क्लोरीन को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं दोस्तों. तो वो प्योरली एक कंपाउंड का बना है, एक एलिमेंट का बना है, एलिमेंट, तो इसलिए उसको ईजिली हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं. प्योर सब्सटेंसेस में पहला क्या है दोस्तों? एलिमेंट्स. एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. वैसे वस्तु जो एक ही एटम से बने हों, एक ही काइंड ऑफ एटम से बने हुए हों, उसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं. एग्जाम्पल क्या है? सोडियम, जो कि सोडियम के एटम से बने हैं ओनली. कार्बन, ऑक्सीजन, एटसेट्रा. मेटल्स. एलिमेंट्स में क्या क्या पार्ट है दोस्तों? मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटोलाइट्स है. मेटोलाइट्स है. तो मेटल्स क्या है दोस्तों? द एलिमेंट विच हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स. ऐसे पदार्थ, ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस बैंड आपने पढ़ा होगा, उसमें एक दो इस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वो अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को हमेशा डोनेट करने की फिराक में रहता है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव आयन का शेप लेना चाहता है. तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग मेटल्स कहते हैं. मेटल्स आर द एलिमेंट्स हैविंग लस्टर. लस्टर मतलब होता है दोस्तों चमकीला. डक्टिलिटी. डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? उसको आपने देखा होगा चांदी सोने की दुकान में कि चांदी का छोटा ऐसा एक पार्ट लेके, छोटा ऐसा एक बार लेके उसको मशीन में डाल के लंबे लंबे वायर में खींचा जाता है. तो किसी भी पदार्थ का ऐसा प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो छोटे से बार से लंबे लंबे वायर में खींचा जा सके और खींचने के दौरान आराम से टूटे नहीं, तो वो कहते हैं डक्टिलिटी. वैसे ही दोस्तों होता है मेलिएबिलिटी. मेलिएबिलिटी क्या होता है दोस्तों? छोटे से बार को पीट पीट के हथौड़े से लंबे लंबे चौड़े चौड़े सीट में तैयार कर दिया जाता है, पट्टे में तैयार कर दिया जाता है और इस दौरान वो टूटता नहीं है. तो ऐसे प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं दोस्तों? मेलिएबिलिटी. कंडक्टिविटी आप जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आराम से कंडक्ट कर सके. ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर. मरकरी को छुड़ा के सारे मेटल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं. मरकरी जो देखिए पारा जिसे कहते हैं, थर्मोमीटर में भरा होता है, वो रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड स्टेट में होता है. या फिर आप कह सकते हैं लिक्विड नहीं कह के द बेस्ट वर्ड विल बी फ्लूइड. फ्लूइड फॉर्म में होता है और सॉलिड नहीं होता है. ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक. मेटल्स के जो ऑक्साइड होंगे, मान लीजिए सोडियम मेटल है तो उसका ऑक्साइड जो होगा, कैल्शियम मेटल है उसका ऑक्साइड जो होगा, वो दोस्तों बेसिक नेचर का होगा. पीएच उसका जो होगा दोस्तों, बेसिक नेचर का पीएच क्या होता है? 7 से ज़्यादा, ग्रेटर देन 7. और एसिड का क्या होता है? लेस देन 7. और 7 किसका होता है? न्यूट्रल का, वाटर का. तो इनका बेसिक होगा. एटम एंड एम्फोटेरिक इन नेचर. एम्फोटेरिक, एमॉर्फस होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं इन नेचर. एल्युमिनियम इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाला दोस्तों मोस्ट एबंडेंट मेटल जो है वो एल्युमिनियम है. अच्छा, नॉन मेटल्स क्या होते हैं दोस्तों? द एलिमेंट्स विच हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म निगेटिव आयन बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन को लेके निगेटिव आयन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं. एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर. दे आर इन सॉलिड और गैसियस फॉर्म अंडर नॉर्मल कंडीशन एक्सेप्ट ब्रोमीन विच एग्जिस्ट एज लिक्विड. नॉर्मली जो दोस्तों नॉन मेटल होते हैं वो या तो सॉलिड या तो गैसियस फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन, जो कि एक्सेप्शन है. ब्रोमीन जो है दोस्तों लिक्विड फॉर्म में रहता है. ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर न्यूट्रल. नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं नॉर्मली. लो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एसिडिक. अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाते हैं तो एसिडिक हो जाते हैं, मतलब पीएच विल लेस देन 7 इन नेचर. मेटोलाइट्स क्या होते हैं दोस्तों? दे आर द एलिमेंट्स हुज प्रॉपर्टीज फॉल बिटवीन दी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटोलाइट्स को हम लोग सेमी कंडक्टर के तरह भी यूज करते हैं दोस्तों. एग्जाम्पल क्या है? बोरोन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम. याद रखें दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट है. आते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम. तो अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? कंपाउंड. दोस्तों कंपाउंड क्या होता है? एक से ज़्यादा एलिमेंट से बने हुए पदार्थ जो कि दोस्तों याद रखें केमिकली कंबाइंड हो और फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइंड हो. एग्जाम्पल क्या है? वाटर, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2. नेक्स्ट इज मिक्सचर. ये भी दोस्तों एक से ज़्यादा सब्सटेंस के मिक्सचर हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट या फिर एक से ज़्यादा कंपाउंड से मिल के बने हुए होते हैं. इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में मिले हुए होते हैं. एंड विदाउट एनी केमिकल कॉम्बिनेशन. केमिकली मिक्स होना इनका जरूरी नहीं है, बस मिले हुए होते हैं फिजिकली. एग्जाम्पल एयर, मिल्क, इंक, लाइम वाटर. लाइम वाटर आपका चॉक और वाटर का मिक्सचर है, घोल है, चूना जिसे कहते हो. मिक्सचर दोस्तों दो टाइप का होता है, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर. होमोजीनस क्या है दोस्तों? एक ही तरह के सब्सटेंस से जो बने हुए, मतलब कि दैट वन हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर. मतलब कि एक जैसे घुले हुए,
एक जैसा, मतलब पूरा का पूरा मिक्सचर जो है दोस्तों, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि इसमें से कौन कौन सा सब्सटेंस है। वो एक जैसा पूरे मिक्सचर में घुला हुआ होता है। जैसे कि नमक को जब पानी में घोल दें या फिर 2 मेटल का एलॉय बना दें, ये सब दोस्तों एग्जाम्पल है होमोजेनस मिक्सचर का। हेट्रोजेनस में क्या होता है दोस्तों, आप नेकेड आई से देख पाएंगे इसमें क्या क्या कंपोजिशन है, और ये जो है दोस्तों थ्रू आउट द मिक्सचर एक जैसे मिले हुए नहीं होते हैं। जैसे कि कीचड़, मिक्सचर ऑफ 2 पाउडर्स, कोलाइडल सॉल्यूशन, फटा हुआ दूध। दोस्तों कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशंस जो है दोस्तों एग्जाम्पल है हेट्रोजीनस मिक्सचर के, जो कि दोस्तों डिस्पर्स्ड फेज में मिले हुए होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। और यहाँ पे जो डिस्पर्सन मीडियम है जिसमें मिला हुआ होता है, क्या मिला हुआ होता है? सॉल्यूट, उसको कहते हैं सॉल्वेंट। दोस्तों द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन एंड सीम्स नियरली होमोजीनस। जैसे दोस्तों दूध का एग्जाम्पल ले लें, हमको तब तक दूध होमोजीनस मिक्सचर की तरह लगता है जब तक फट नहीं जाता, मगर एक्चुअली में दोस्तों दूध एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है, मगर इस तरह से मिला हुआ होता है कि हम फिजिकली बाइफर्केट नहीं कर पाते हैं कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट अलग अलग है। टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की कुछ टाइप्स है दोस्तों, याद रखें। ये आया भी एग्जाम में कि आपसे पूछा जाएगा कि एरोसेल जो है दोस्तों वो किसका किसका सॉल्यूशन है या फिर उसका डिस्पर्सन मीडियम क्या है। तो दोस्तों अगर देखिए यहाँ पे 2 चीज़ है, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज। मीडियम होता है दोस्तों जिसमें कि मीडियम हो गया आपका सॉल्वेंट और फेज हो गया सॉल्यूट। मान लीजिए अगर गैस में लिक्विड के छोटे छोटे कण अगर मिले हुए हों तो उसको कहेंगे एरोसॉल, जैसे कि फॉग, क्लाउड, मिस्ट। गैस में अगर सॉलिड के छोटे छोटे कण मिले हुए हों तो उसको कहेंगे एरोसॉल सॉलिड, जैसे कि धुआं, ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट। अगर लिक्विड में दोस्तों गैस के छोटे छोटे बबल्स मिले हुए हों तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? फोम, झाग जिसे कहते हैं, सेविंग क्रीम एग्जाम्पल हो गया दोस्तों। अच्छा, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। जब मिक्सचर दोस्तों हमें अगर अलग करना हो उसका इंडिविजुअल कंपोनेंट, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं उसके। पहला है दोस्तों क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों? बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ वेरियस कंपाउंड डिजॉल्व इन ए कॉमन सॉल्वेंट। एक कॉमन सॉल्वेंट में एक से ज़्यादा सब्सटेंस जब मिले हुए होते हैं तो हर एक की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है दोस्तों। तो इसमें क्रिस्टलाइजेशन से क्या कहता है? क्रिस्टल बनाया जाता है कि जिसका सॉल्युबिलिटी कम है वो पहले क्रिस्टल बन जाता है, जिसका सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है वो लेट से क्रिस्टल बनेगा दोस्तों। तो इस तरीके से क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम लोग अलग कर पाएंगे। सब्लिमेशन क्या है दोस्तों? जब सॉलिड जो है डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाए तो उसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए बालू में कैम्फर मिला हुआ है और हमने बालू को गर्म किया तो सॉलिड क्या होगा दोस्तों? कैम्फर जो है पहले सब्लिमेट कर जाएगा, धुआं बन के उड़ जाएगा और बालू कैम्फर से अलग हो जाएगा। अगला क्या है दोस्तों? डिस्टिलेशन। द मेथड यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स विच बॉयल्स विदाउट डिकम्पोजिशन एंड कंटेन्स नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों? ऐसे लिक्विड जिसमें नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज मिले हुए हों तो उसको हम लोग प्यूरिफाई करने के लिए डिस्टिलेशन का उपयोग करते हैं। इसमें क्या कहता है दोस्तों कि पानी को उबाला जाता है और वेपर बनाया जाता है और वेपर को अगेन कंडेंसेट करके लिक्विड बना लिया जाता है। तो नीचे के गंदगी नीचे रह गए और वेपर से बना हुआ लिक्विड एकदम डिस्टिल लिक्विड कहलाता है। ऐसा ही एक और मिलता जुलता प्रोसेस है जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं दोस्तों जो अलग अलग टेम्परेचर पर बॉयल होकर उड़ जाते हैं और कंडेंसेट करके अलग अलग मटेरियल बनाते हैं। इसका एग्जांपल है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। अगला क्या है दोस्तों? इवेपोरेशन। इट इज अ प्रोसेस इन विच द सॉल्युबल सॉलिड्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन बाय अलाउइंग द सॉल्वेंट टू वेपराइज। सेम पहले वाला डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, वहाँ हम लोग वेपर से पानी बना के अलग कर लेते थे और नीचे क्या बचता था दोस्तों? नीचे बचता था आपका सॉल्यूट। तो यहाँ पे वही सॉल्यूट जो हम लोग निकाल लेंगे, जैसे कि नीचे सॉल्ट बच गया तो वो सॉल्ट हमारा अलग हो गया। इवेपोरेशन के प्रोसेस से हमने सॉल्ट को अलग कर लिया। क्रोमेटोग्राफी क्या है दोस्तों? ये सारे प्रोसेस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार आ भी चुके हैं प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन। क्रोमेटोग्राफी क्या है दोस्तों? क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन difference in the rates at which the components of a mixture are absorbed on a suitable absorbent। देखिए दोस्तों, absorbed एक वर्ड होता है, absorbed एक होता है दोस्तों adsorbed। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, आप याद रखें। एक आपने चौक देखा होगा, लंबा लंबा चौक लिखने के लिए बोर्ड पे। आप जब उसके ऊपर कोई लिक्विड गिराए, पानी गिराए तो उसके लेयर पे सोख लेता है, उसका लेयर वाइज सोखता है। तो किसी भी ऐसा सॉलिड, कोई भी ऐसा सॉलिड जो कि अपने बस आउटर लेयर पे लिक्विड को सोखे तो वहाँ पे उसको एडजॉर्प्शन कहते हैं, एडजॉर्प्शन ये वाला। और अगर पूरी तरह से लिक्विड को सोख ले तो उसको एब्जॉर्प्शन कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे क्रोमेटोग्राफी में क्या किया जाता है दोस्तों? किसी भी एक एडजॉर्बेंट पे, कोई भी एक एडजॉर्बेंट जो कि एडजॉर्ब करे, उस पर डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स को एडजॉर्ब करा के डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स को, नेचुरल प्रोडक्ट्स को अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है।
अगला क्या है फ्रेंड्स, डायलिसिस, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम दोज ऑफ क्रिस्टलॉइड्स बाय डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर थ्रू ए पार्चमेंट और एनिमल मेम्ब्रेन इज नोन एज डायलिसिस। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को हम लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं इस मेथड से। एग्जाम्पल दोस्तों आप देख लें, आपने बहुत बार सुना भी होगा कि जिनका किडनी का प्रॉब्लम है उनका डायलिसिस होता है, तो यही डायलिसिस होता है दोस्तों। इसमें क्या किया जाता है, हमारे ब्लड में आपको पता है क्या क्या है, प्लाज्मा है प्लस सेल्स है, डिफरेंट डिफरेंट ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो एक जैसे कि पार्चमेंट पेपर होता है दोस्तों, ये जो पार्चमेंट दिया हुआ है, पार्चमेंट पेपर कुछ भी नहीं है, एक तरह का फिल्टर पेपर है। ऐसा ही एक फिल्टर लगा के दोस्तों हम प्लाज्मा और सेल्स को अलग कर लेते हैं और हम लोग डिफ्यूज कराते हैं इसको। मतलब डिफ्यूजन का क्या है दोस्तों, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में जाता है। एक ओनली प्लाज्मा जो है आपका, ओनली प्लाज्मा में हम लोग सेल को डिफ्यूज करा देते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और जो सुटेबल ब्लड है उसको चढ़ाते हैं पेशेंट में चढ़ाते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है फिल्ट्रेशन का डायलिसिस। चलिए आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है दोस्तों, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो दोस्तों पहले देखें एटम्स, यहाँ पे हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन आता है, याद रखें। ये थ्योरी किसने दिया है कि एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम, किसने दिया दोस्तों, डाल्टन ने। दिस थ्योरी फेल्ड विद द डिस्कवरी ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो एंड मेसॉन पार्टिकल्स। हाउएवर 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये लाइन याद रखें दोस्तों कि डाल्टन की जो दी हुई थ्योरी थी कि लास्ट लेवल जो है वो एटम है, ये फेल कर गई कब, जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड मेनी अदर्स। मगर इसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोस्तों फंडामेंटल पार्टिकल का दर्जा दिया गया। चलिए इलेक्ट्रॉन का थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लें। इसकी चार्ज नेगेटिव होती है, मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg। पोजीशन क्या है दोस्तों, ये ऑर्बिट पे घूमता है न्यूक्लियस के चारों ओर। डिस्कवरी किसने किया था, याद रखें, जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। कौन सा एक्सपेरिमेंट से, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। अगला क्या है दोस्तों, प्रोटॉन, इसके चार्ज पॉजिटिव होते हैं। इसका मास जो है दोस्तों 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg है। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg है दोस्तों। न्यूक्लियस में ये पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर आपको न्यूक्लियॉन्स जिसे कहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। खोजा गया था ई गोल्डस्टीन के द्वारा थ्रू एनोड और कैनल रे एक्सपेरिमेंट। न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज क्या है दोस्तों, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। मास इसका सेम होता है प्रोटॉन की तरह, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 न्यूक्लियस में पाया जाता है। खोजा गया था जेम्स चैडविक के द्वारा। अगला क्या है दोस्तों, एटॉमिक मॉडल्स। डिफरेंट केमिस्ट ने या साइंटिस्ट ने दोस्तों, केमिस्ट्री के जो ज्ञाता हैं, उन्होंने अलग अलग मॉडल दिया। पहला जो सिग्निफिकेंट मॉडल दिया गया था वो जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था, और इस समय इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, मगर अदर पार्टिकल्स जो हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन, ये उस समय पिक्चर में नहीं थे। तो उन्होंने एक प्लम पडिंग मॉडल दिया था, और जिसको वाटरमेलन मॉडल कहते हैं, कि उनका कहना था इस तरह का कोई एटम है, जैसे कि आप हलवा देखते हैं, हलवा जो खाते हैं तो हलवा के ऊपर किशमिश ऐसे बिखेरा हुआ होता है, तो इस तरह का प्लम पडिंग मॉडल दिया गया। पडिंग मतलब हलवा, प्लम मतलब किशमिश। और दूसरा है वाटरमेलन को भी जब आप काटेंगे तो उसके अंदर बीज इस तरह से बिखरे मिलेंगे। अगला क्या है दोस्तों, ये तो आपको बता ही दिया, सीड्स की तरह वाटरमेलन में बिखरे होते हैं। अगला है आपका विद द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, रदरफोर्ड जिन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। एक्चुअली प्रोटॉन की डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन ने जरूर की, मगर एक एक्सपेरिमेंट से इसको और बल मिला। वो एक्सपेरिमेंट था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जो कि रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। और रदरफोर्ड ने फिर एक नया मॉडल निकाला, जिसमें कहा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, तो इसको कहा गया रदरफोर्ड मॉडल। अगला है आपका नील बोर्स मॉडल। नील बोर ने दोस्तों डिफरेंट लेवल्स का इजाद किया। इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं वो एक डिफाइंड लेवल पे घूमते हैं, और ये सेल्स में बटे होते हैं। जैसे कि ये आपका न्यूक्लियस है, तो अलग अलग लेवल के सेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इसको क्या कहा गया, बोर्स मॉडल। आफ्टर द फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस थ्योरी, जब सारे थ्योरी बहुत तरह के आ गए,
अब ये एक्सेप्ट किया जाता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस में पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है एट डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है दोस्तों वो बाइंड करता है इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों ओर। न्यूक्लियर फोर्सेज आर शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्स दैट बाइंड प्रोटॉन्स विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को बाइंड करने वाला फोर्स क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहा है उसको बाइंड करने वाला फोर्स क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब देखें एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है दोस्तों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी एटम। वाइल मास नंबर क्या होता है दोस्तों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। टुगेदर इनको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। इट मस्ट बी नोटेड दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली इन द केस ऑफ न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम जब तक है तब तक इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे निगेटिव उतने ही पॉजिटिव प्रोटॉन होंगे, क्योंकि एटम न्यूट्रल है। जब न्यूट्रल नहीं रहेगा, आयन बन जाएगा, तो ये संख्या अलग हो जाएगी। यहाँ पे आपको आयंस का बताया गया है। इट कैन वेरी इन द केस ऑफ आयंस। आयंस क्या होते हैं दोस्तों? जब नॉर्मल एटम के ऊपर एक पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आ जाए। डिफरेंट दोस्तों एटॉमिक स्पेसीज हैं, इसको याद रखना जरूरी है, एग्जाम में आता है। पहला है दोस्तों इंपॉर्टेंट आइसोटोप। आइसोटोप दो ऐसे एटम्स हैं सेम एलिमेंट के, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जिनका कि दोस्तों एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कि क्लोरीन का एक ही एलिमेंट है तो उसके एटम के सारे एटॉमिक नंबर सेम होंगे। क्लोरीन का 17 है आपका एटॉमिक नंबर, तो मगर मास नंबर क्या है दोस्तों? एक आइसोटोप का मास नंबर 35 है, दूसरे का 37 है। ये क्यों होता है दोस्तों? मास नंबर आप क्या जानते हैं? इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तो दोस्तों सेम होता है मगर न्यूट्रॉन की संख्या घटती है बढ़ती है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या जो है 18 है और यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या जो है 20 है, इसलिए मास नंबर दोनों का अलग है। आइसोबार्स क्या होते हैं दोस्तों? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जिनका कि एटॉमिक नंबर तो सेम डिफरेंट होता है मगर मास नंबर सेम होता है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। जैसे कि देख लीजिए, कार्बन का एक एटम है जिसका कि 6 है एटॉमिक नंबर, मास नंबर इसका 14 है। नाइट्रोजन का एटम है जिसका कि 7 है एटॉमिक नंबर, मास नंबर 14 है। तो यहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है। यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? 8। यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? 7। दोनों अलग, प्रोटॉन भी अलग, न्यूट्रॉन भी अलग। अच्छा, आइसोटोन्स क्या होते हैं दोस्तों? जिनका एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जिनका कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होता है। इनका जो न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होता है। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है मगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है। यहाँ पे मास नंबर 14 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए दोस्तों? 8। यहाँ पे मास नंबर 16 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 8। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो गए, तो इसको क्या कहा जाएगा? आइसोटोन्स कहा जाएगा दोस्तों। अच्छा, अगला क्या है टॉपिक दोस्तों? रेडियो एक्टिविटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन आता है। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है दोस्तों? रेडियो एक्टिविटी ये होती है जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जो कि अल्फा, गामा या बीटा रे अपने अंदर से लगातार बाहर निकालते रहते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों? इसका प्रॉपर्टीज थोड़ा देख लें। अल्फा पार्टिकल अगर निकालता है कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जस्ट लाइक हीलियम का न्यूक्लियर। काइनेटिक एनर्जी हाई होता है। बीटा पार्टिकल्स दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज है, मॉडरेट एनर्जी होती है। गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जैसे कि लाइट है, ये न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है मगर काइनेटिक एनर्जी भी लो होता है। हाफ लाइफ पीरियड क्या है दोस्तों? हाफ लाइफ पीरियड कुछ भी नहीं है दोस्तों। जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है दोस्तों, वो अपने एनर्जी लेवल को और अपने आप को धीरे धीरे क्षति पहुंचाते रहते हैं और अल्फा, गामा, बीटा रेडिएशन कर करके खुद को खत्म करते रहते हैं। तो आप सीधा सीधा समझ लें कि रेडियो एक्टिव डेटिंग दोस्तों उनका एज पता लगाने के लिए किया जाता है, वो भी आपका हाफ लाइफ पीरियड पे ही बेस्ड है। कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आज से 10 साल पहले रेडियो एक्टिविटी शुरू किया, तो वो समय जब रेडियो एक्टिविटी करते करते वो अपने ओरिजिनल अमाउंट से हाफ अमाउंट पे पहुंच जाए, तो उसको उसका हाफ लाइफ पीरियड कहेंगे। जैसे कि कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, ये सारे डेटिंग जो एज पता लगाने के लिए किए जाते हैं, इसमें रेडियो एक्टिविटी का ही हेल्प लिया जाता है दोस्तों। यूरेनियम भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यहाँ पे देखिए, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, मास नंबर 238 है।
और यहाँ से ये डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट होता है, कहाँ पहुँच जाता है, पीबी प्लम बम बन जाता है, 82 एटॉमिक नंबर और 206 मास नंबर। अपना इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों को लूज करता है दोस्तों, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों को लूज करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है दोस्तों, दो टाइप का चीज़ है दोस्तों, फ्यूजन FISSION, एक फ्यूजन। फ्यूजन मतलब होता है दोस्तों जुड़ना, और फ्यूजन मतलब होता है दोस्तों टूटना। बस इतना याद रखें, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, स्प्लिटिंग ऑफ हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस, ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये जो टूटता है दोस्तों अनस्टेबल न्यूक्लियस, इससे एक एनर्जी निकलती है जो कि यूज होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, एटॉमिक बॉम्ब्स में। ये अनस्टेबल न्यूक्लियस किसके होते हैं, यूरेनियम के। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है यूरेनियम, 92 एटॉमिक नंबर, 235 मास नंबर। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्यूल है कहाँ पे, न्यूक्लियर रिएक्टर में। वेरियस अदर कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इंक्लूड ग्रेफाइट और हैवी वाटर। हैवी वाटर कहते हैं दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड। H2O होता है नॉर्मल वाटर जो हम पीते हैं, और D2O इसका सेकंड आइसोटोप जो है हाइड्रोजन का, D ड्यूटेरियम, उसका वाटर, तो D2O हैवी वाटर होता है दोस्तों। ये यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, किसको, तो न्यूट्रॉन्स को स्लो करने के लिए। और क्या यूज होता है दोस्तों, कंट्रोल रॉड्स यूज होते हैं, बोरोन कैडमियम के बने हुए होते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखें। कंट्रोल रॉड्स बने किसके होते हैं, बोरोन और कैडमियम के। किस लिए यूज होते हैं दोस्तों, तो टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स एंड लिक्विड सोडियम एज ए कूलेंट। और कूलेंट की तरह हीट डिसिपेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, लिक्विड सोडियम का। अच्छा, अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, न्यूक्लियर फ्यूजन। कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्मॉल न्यूक्लियाई टू फॉर्म ए लार्ज न्यूक्लियाई। एक से ज़्यादा छोटे न्यूक्लियाई जब जुड़ जाते हैं, जुड़ना, फ्यूजन का मतलब मैंने बताया था ना, जुड़ना। जब जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं दोस्तों, एक बड़ा न्यूक्लियाई, और प्रोड्यूस करते हैं क्या, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये देखिए, ये केस है आपका सन का, जो सूर्य है वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन की पद्धति चलती ही रहती है। दो हाइड्रोजन मिल के क्या बनाते हैं, हीलियम, फिर हीलियम टूट के क्या बनाता है, हाइड्रोजन। ये प्रक्रिया चलती रहती है फ्यूजन की, जिसके कारण बहुत लार्ज अमाउंट का एनर्जी निकलता है दोस्तों। और एटॉम बम में क्या यूज होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। और हाइड्रोजन बम में क्या यूज होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन बम में क्या यूज होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये दोस्तों आता है, कंफ्यूज नहीं करना है। There are many other radioactive substances which do not undergo nuclear fusion or fission directly but find to have different other applications. ये कौन से सब्सटेंस है दोस्तों, जैसे कि आयोडीन 131, ये भी रेडियो एक्टिव है। इसका यूज क्या होता है दोस्तों, थायराइड का डिजीज का पता लगाने में, थायराइड का डिजीज का ग्लैंड का पता लगाने में, कहाँ पे डिजीज है, और ट्रीटमेंट करने में उसका। आयोडीन 123 ये भी रेडियो एक्टिव है, इसका ब्रेन इमेजिंग में काम आता है दोस्तों। कोबाल्ट 60 ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सोडियम 24 टू ट्रेस द फ्लो ऑफ ब्लड। फॉस्फोरस 32 ल्यूकेमिया थेरेपी के लिए। कार्बन 14 काइनेटिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डेटिंग का पता लगाने के लिए, रेडियो एक्टिव डेटिंग जो होती है एज के लिए, उसका पता लगाने के लिए। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है फ्रेंड्स, केमिकल बॉन्डिंग कुछ भी नहीं है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है दैट होल्ड्स टू एटम्स टुगेदर। इट फॉर्म्ड बाय लॉस या फिर गेन ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय एटम्स। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और शेयरिंग ए बॉन्ड कैन बी इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट। जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर से बॉन्ड बनता है तो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट। और जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बॉन्ड बनता है तो क्या कहलाता है, कोवैलेंट। आपने पढ़ा होगा 9th में। इन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसको कि आयनिक बॉन्ड भी कहा जाता है, वन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड अदर गेन्स इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल क्या है, NaCl टेबल साल्ट जो हम खाते हैं, इसमें सोडियम क्या करता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन क्या करता है, गेन करता है। कैटायंस क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन लूज करके जो आयन बनता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसको कैटायन कहते हैं, जैसे Na+, Mg+। एनायंस क्या है, जो कि गेन करता है इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज लेता है, जैसे कि Cl-, फ्लोरीन-, क्लोरीन-। ऑक्सीडेशन क्या है दोस्तों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे होते हैं वहाँ ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन किसका हो गया, कैटायंस का। इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ आयन। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे दो एटम के बीच में शेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के पेयर, जैसे कि सुक्रोज, वाटर। शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर बाय टू एटम्स फॉर्म सिंगल बॉन्ड, जैसे कि H2 हाइड्रोजन में देखिए दो हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड शेयर करके एक कंपाउंड बनाया H2, जैसे क्लोरीन Cl2। शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म डबल बॉन्ड, जैसे कि O2 N2। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है दोस्तों, स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड है बिटवीन हाइड्रोजन एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन या फिर एटम, सच ए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट बॉन्ड। ये दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है, याद रखें कि हाइड्रोजन बॉन्ड की जो शक्ति है वो इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्ड से कम होती है। हायर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ लेस डेंसर केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस आर द रिजल्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए दोस्तों,
आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट यूनिट, जिसे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपके केमिकल रिएक्शंस हैं और उसके इक्वेशन आ सकते हैं एग्जाम में इस टाइप से कि आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, पहचाने, डिकम्पोजिशन है, कम्बिनेशन है, रिडॉक्स है, क्या है। तो दोस्तों देखिए क्या है, पहले केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस दैट इज रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एक से ज़्यादा सब्सटेंस जब केमिकली कंबाइन होते हैं या डिकम्पोज होते हैं तो जो बाय प्रोडक्ट होंगे दोस्तों, उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो इंटायरली डिफरेंट होगी। ऐसे ही प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं दोस्तों उसे कहते हैं रिएक्टेंट, और जो बाय प्रोडक्ट निकलता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कह रहा है दोस्तों, द रिएक्टिंग स्पेसीज, रिएक्टिंग स्पेसीज क्या क्या हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स, एटम या फिर आयंस, आर नोन एज रिएक्टेंट्स एंड न्यू स्पेसीज फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। मैंने अभी आपको बताया। एक केमिकल रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय अदर, कैसे आइडेंटिफिकेशन इसका हो सकता है दोस्तों, या तो जो सब्सटेंस है उनका स्टेट में चेंज आ जाएगा, मतलब सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएंगे, लिक्विड है तो गैस हो जाएंगे, गैस है तो लिक्विड हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। कलर चेंज हो सकता है, गैस निकल सकता है, मतलब रिएक्शन होने के दौरान किसी न किसी गैस का रिसाव हो सकता है। टेम्परेचर चेंज हो सकता है, हॉट से कोल्ड हो सकता है, कोल्ड से हॉट हो सकता है, नॉर्मल टू हॉट या कोल्ड कुछ भी हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कुछ चीज़ें, कुछ सब्सटेंस नीचे जम जाएंगी तली में। ये मान लीजिए आपका बीकर है जहाँ रिएक्शन हो रहा है, तो तल में दोस्तों कुछ सब्सटेंस जम जाएंगे ऐसे, ये हो गया प्रेसिपिटेशन। अब क्या है दोस्तों, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये याद रखना जरूरी है और ऐसे क्वेश्चन में पहचानने जरूर आएगा आपको कि कौन सा केमिकल रिएक्शन है। रिएक्शन देके आपको नाम बताने आएगा। तो पहला क्या है दोस्तों, कम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे आपको समझना है कि एक से मतलब कि ज़्यादा रहेंगे आपके रिएक्टेंट, मतलब टू और मोर, दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऐसे रिएक्शन को कहेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। आप आसानी से पहचान सकते हैं कि रिएक्टेंट यहाँ क्या क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर, अब बन एक चीज़ रहा है, दो से एक क्या बन रहा है, स्लेक्ड लाइम, जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, उसके साथ क्या निकल रहा है, हीट। ऐसे रिएक्शन को कहेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। इसका जस्ट उल्टा होता है दोस्तों डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे अंडर स्पेसिफिक हीट एंड टेम्परेचर सिंगल रिएक्टेंट जो है दोस्तों, आपका सिंगल रिएक्टेंट वो टूट जाएगा टू और मोर प्रोडक्ट में। इसको भी आप आसानी से पहचान पाएंगे दोस्तों। ये देखिए वही सेम चीज़ लिखा हुआ है, आपको रीड करें। मगर यहाँ पे मैंने बोला सिंगल रिएक्टेंट अंडर हीट एंड प्रेशर, मतलब आपको सिंगल रिएक्टेंट को क्या देना पड़ेगा, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या क्या हो सकता है देखिए, हीट अगर देंगे तो क्या कहलाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट देके अगर हम रिएक्टेंट को डिफरेंट प्रोडक्ट्स में तोड़ रहे हैं दोस्तों, तो वो क्या कहलाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो चौक होता है दोस्तों, लाइम स्टोन जिसे कहते हैं, उसको अगर हीट देंगे दोस्तों तो ये क्या चीज़ में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरा क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी दो इलेक्ट्रोड का यूज करके अगर हम रिएक्शन में इसका यूज करें तो उससे क्या होगा, मान लीजिए वाटर में हमने इलेक्ट्रोड्स डाला, तो आपका रिएक्टेंट एक ही है वाटर H2O, इसका इलेक्ट्रोलिसिस हो गया अंडर स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अपने कंपोनेंट में टूट जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों गैस के फॉर्म में। तो इसको कहेंगे दोस्तों इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा क्या है दोस्तों हमारा, फोटोलिसिस या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है दोस्तों फोटोन्स, फोटोन्स कहाँ से आते हैं, लाइट। तो लाइट एनर्जी का यूज करके अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है दोस्तों, तो उसको कहेंगे फोटोलिसिस या फिर फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे दोस्तों आप कैमरा में, पहले जो पुराने ज़माने में कैमरा आते थे उसमें रील हुआ करते थे, और रील से दोस्तों हम लोग निगेटिव से फोटो बनवाया करते थे, आपको याद होगा। तो निगेटिव में क्या होता था दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का एक लेयर होता था, काला काला सा रील होता था, इस टाइप का दोस्तों काला काला सा रील होता था। वहाँ पे जो फ्लैश होता है कैमरा का, उसके द्वारा लाइट इंटर होता है लेंस में और आपकी आकृति छप जाती है, तो वो कैसे होता था दोस्तों, लाइट जब सिल्वर क्लोराइड पे पड़ता है दोस्तों, तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो वाइट से ग्रेइश वाइट हो जाता है, और क्लोरीन जो है दोस्तों येलोइश ग्रीन,
ये जो येलोइश ग्रीन कलर का जो लेयर रहता था दोस्तों क्लोरीन का Ag के साथ मिलके, वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है, हवा में इवेपोरेट कर जाता है, तो आपका कलर चेंज हो जाता है नेगेटिव का। आप जब देखते हो तो काला से ये येलोइश ग्रीन लेयर जैसे हटा तो आपको ग्रेइश वाइट बस दिखता है। तो ऐसे ही दोस्तों रील से फोटो खिंचाया जाता था। अगला रिएक्शन का टाइप क्या है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है दोस्तों कि दो जो आपके रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे उसमें से एक कंपाउंड होगा, और उस कंपाउंड में से जो दो चीज़ से मिलकर एक कंपाउंड बनता है दोस्तों, तो किसी भी एक चीज़ को अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी सीरीज में जो प्लेस है उसको जो सिंगल रिएक्टेंट है वो रिप्लेस कर देगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कह रहा है, व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेज लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ मैं आपके साथ एक चीज़ और डिस्कस करूंगा, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद है तो आपको ये वाला चैप्टर एकदम कोई भी क्वेश्चन आए आराम से आप बना दोगे। मैं पहले ये डिस्कस कर दूं। इसमें देखिए दोस्तों क्या है, जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ, और जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को रिप्लेस करके खुद उसका जगह ले लिया, बनाया क्या, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन प्लस कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया, प्रेसिपिटेट होकर नीचे जम जाएगा। तो इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। देखिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिप्लेस कैसे होता है, जिंक ने कॉपर को क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि जिंक जो है दोस्तों रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आता है। आप पूरा रिएक्टिविटी सीरीज याद रख लें, उसके लिए पहले आप एक राइम्स याद रखें, मैंने बचपन में याद किया था, आपके साथ शेयर करता हूँ। दैट इज कना, बका, मगल, जनफी, निशन, पबच, कुहक, अगू। फिर से मैं बोलता हूँ, कना, बका, मगल, जनफी, निशन, पवच, कुहग, अगू। हग्गू की तरह भी याद रख सकते हैं फॉर मतलब लाफ्टर के लिए, तो आपको याद रहेगा। देखिए इसको मैं अब लिखता हूँ, कना का मतलब कना, KNA, बका का मतलब BACA, मगल MGAL, जनफी ZNFE, निशन NISN, पवच PBH, हगू HGAU। HG के बीच में एक चीज और घुसा है, AG, सॉरी, निशन, पवच, कुहग। तो एक सेकेंड, थोड़ा इसको मिटाएं, पवच, कुहग, CUHG। देखिए पूरा रिएक्टिविटी सीरीज आपने लिख लिया। कैसे, कना, बका, मगल, जनफी, निशन, पवच, कुहग, अगू। मतलब पोटासियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, फेरम मतलब आयरन, निकल, SN मतलब टीन, PB लेड, H हाइड्रोजन, CU कॉपर, हाइड्रोजनम मतलब मर्क्यूरी, AG मतलब सिल्वर, अर्जेंटिनम, AU मतलब ऑरम मतलब गोल्ड। और ये रिएक्टिविटी सीरीज दोस्तों कैसे बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी, इस हिसाब से। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, K पोटासियम, सबसे कम कौन होगा, AU ऑरम मतलब गोल्ड। इससे आप क्या निकाल पाएंगे, मान लीजिए आपको रिएक्शन में दिया गया सोडियम रिएक्ट कर रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ, तो सोडियम बेरियम को रिप्लेस कर देगा, मगर सोडियम अगर सोडियम है प्लस KCl दिया हुआ है पोटासियम क्लोराइड, तो रिएक्ट कर पाएगा, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे, नो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। मतलब कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से बना लोगे, इसको याद रखो। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, कना, बका, मगल, जनफी, निशन, पवच, कुहग, अगू। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आपका क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब आप क्या समझते हो, ऑक्सीडेशन क्या होता है दोस्तों, एक्चुअली में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन खुद में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है। क्यों है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, इसे लेना पड़ता है अपने ऑक्टेट को 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए आउटर ऑर्बिट में। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस लाइक हैलोजन्स जो होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसको हम लोग दोस्तों रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की तरह भी समझ सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो उसको रिप्लेस करना भी ऑक्सीडेशन के बराबर ही हुआ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है यहाँ पे, वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन जैसे होगा दोस्तों,
तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा, अगर मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा ऑक्सीजन के पास या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस के पास, तो उस मेटल का क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, प्लस आयन बन जाएगा वो, तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या है, रिडक्शन, इसको कहेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, डायरेक्ट उल्टा, और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों, और ये नेगेटिव आयन बनेगा, नेगेटिव आयन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो ये दोनों कारनामे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर एक ही रिएक्शन में पाए जाए तो उसको कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए, क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया अंडर हीट, अंडर डेल्टा हीट, तो क्या बनाया, कॉपर प्लस H2O। यहाँ पे देखिए CuO से क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन का निकलना क्या हो गया दोस्तों, ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस का निकलना क्या हुआ, इसका रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया, और H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। सीधा याद रखें, सिंपली O का जुड़ना ऑक्सीडेशन, O का निकलना रिडक्शन, H का जुड़ना ऑक्सीडेशन, H का निकलना H का जुड़ना रिडक्शन, H का निकलना ऑक्सीडेशन। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अगला टॉपिक पढ़ें, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। दोस्तों ये सिंपल सा चीज़ है, एक्सोथर्मिक मतलब होता है जिस रिएक्शन को होने के बाद टेम्परेचर बढ़े और हीट निकले रिएक्शन होने के बाद, तो एक्सोथर्मिक कहते हैं। इंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट देना पड़े रिएक्शन को कराने के लिए, तो इंडोथर्मिक कहते हैं। तो एक्सोथर्मिक का एग्जांपल्स क्या क्या है दोस्तों, डिकम्पोजिशन, रेस्पिरेशन, कंपोस्ट, कंबंसन, कंबंसन से हम जलाते हैं तो निकलता है ना हीट। और इंडोथर्मिक का मतलब क्या है दोस्तों, डाइजेशन, हमारे पेट में भी जो डाइजेशन होता है दोस्तों, उसके लिए एनर्जी लगती है, हीट लगता है, ताप लगती है, इसलिए कहा जाता है खाने के तुरंत बाद चिल्ड वाटर नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पेट की गर्मी मर जाती है, तो खाना पचने में दिक्कत होता है। चलो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया। अगला देखो, केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस कुछ भी नहीं है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का, जिससे हम आराम से समझ पाए हो क्या रहा है एक्चुअली में। रिएक्शन ऑफ ए बर्निंग मीथेन, इसका एग्जांपल देखिए, मीथेन प्लस ऑक्सीजन अगर हम लिखें इक्वल टू क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मगर ये इस टाइप से लिखना दोस्तों प्रैक्टिकली सही नहीं है। हम इस टाइप से पैराग्राफ में केमिस्ट्री को नहीं लिख सकते हैं। केमिस्ट्री को अगर लिखना है, केमिस्ट्री को अगर समझना है तो सिंबॉलिक तरीके से ही समझना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला CH4O2 क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। चलो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे, BPSC में भी आ चुका है, PPSC में भी आता है। रेंसिडिटी क्या होता है, बहुत बार पूछते हैं घुमा फिरा के। रेंसिडिटी देखो दोस्तों, मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूँ। कभी आपने मान लो जो लोकल चिप्स आते हैं मार्केट वाले, 10 रुपये 20 रुपये के आते हैं ना चिप्स, पैकेट में बंद किए हुए, या ट्रेन पे भी बिकते हैं, तो ट्रेन पे जो आप मैक्सिमम चिप्स खरीदते हो, अगर वो पैकेट हवा से भरा हुआ नहीं है, वो पिचका हुआ है, जो कि अमूमन पिचका हुआ ही रहता है लोकल वाले चिप्स जो भी हैं, तो अगर वो पुराने रह गए 2-4 दिन के, तो आपको टेस्ट में एक डिफरेंस नज़र आएगा। जब आप चिप्स को चबाओगे तो एक हल्का सा खट्टापन टाइप का आपको लगेगा और टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। आप क्या कहोगे, ये आलू सड़ा हुआ है। आलू सड़ा हुआ नहीं है, आलू सड़ा हुआ नहीं है। एक्चुअली आलू जब दोस्तों एक तेल में छाना जाता है, किसी ऑयल में छाना जाता है, फैट में छाना जाता है उसको, और जब पैक कर दिया जाता है तो अपनी ताज़ापन को वो एक से ज़्यादा दिन बरकरार नहीं रख पाता है। कब, अगर वो बड़े बड़े कंपनी का चिप्स है, लेज है, कुरकुरे है, तो वो क्या करेगा कि वो नाइट्रोजन में उसको पैक कर देता है। लेज का जब पन्नी फाड़ते हो 10 चिप्स निकलता है और 1000 अमाउंट ऑफ गैस निकलता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन गैस में उसको इसलिए पैक किया जाता है दोस्तों कि बाहरी हवा के साथ रिएक्ट नहीं करे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करे। क्योंकि फैट जो है दोस्तों, जब भी लीकेज होगा, लोकल चिप्स में क्या हुआ, लीकेज हुआ, 1-2 दिन में वो बाहर के ऑक्सीजन के साथ फैट रिएक्ट कर गया और प्रोडक्ट क्या बनाया, रेंसिड। मतलब रेंसिडिटी क्या होता है दोस्तों, खट्टापन जो आपको लगता है ना, एक तरह का वो बाय प्रोडक्ट है किसका, फैट प्लस ऑक्सीजन के रिएक्शन का, जो कि उसके टेस्ट को खराब करता है और सुगंध को भी कहीं ना कहीं खराब करता है, उसको आपको गंदा महकेगा भी। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कहते हैं, नाइट्रोजन गैस में पैक करते हैं, कुक्ड फूड को अंदर रखते हैं, सनलाइट से हटा के रखते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं। ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार आया है कि कौन सा एंटीऑक्सीडेंट ऐड किया जाता है, तो उसका नाम है BHA। फुल फॉर्म एकदम याद रखें, कंठस्थ रखें, आता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और दूसरा है BHT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। एनिसोल से बना हुआ ये BHA, टोलुइन कंपाउंड से बना हुआ BHT। ठीक है दोस्तों, रेंसिडिटी आपको समझ में आ गई। रेंसिडिटी लीड्स टू चेंज इन स्मेल एंड टेस्ट। कैसे होता है, तो ऑयल एंड फैट का ऑक्सीडेशन से होता है, ऑयल एंड फैट का ऑक्सीडेशन से होता है। ठीक है, चलिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ क्या है, देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। ये एक्चुअली में यूनिवर्सल लॉ है, फिजिक्स में भी अप्लाई है, केमिस्ट्री में भी अप्लाई है, स्पेस में भी अप्लाई है, कि मैटर कभी भी दोस्तों न क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है।
वो हमेशा क्या होगा, अपने फॉर्म को चेंज करेगा, या तो एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होगा या तो मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होगा। वही सेम चीज़ केमिस्ट्री में भी फॉलो होता है दोस्तों। यहाँ क्या है कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनका मास कंजर्व रहता है इन ओवरऑल रिएक्शन, वो कहीं गायब नहीं हो जाते हैं, बस वो अपने स्टेट को चेंज करते हैं। कोई सॉलिड है तो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड है तो वोलेटाइल होकर गैस बन जाता है। तो इन ए केमिकल चेंज टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। अब आप ऐसा नहीं बोलोगे, बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए हमने मीथेन के साथ जैसे कि मीथेन का एग्जांपल लिया ना कि रिएक्ट करवाया, CO2 H2O बन गया, तो H2O जब हमने नापा तो मीथेन से 50 ग्राम कम निकला। तो क्यों कम निकला भाई मेरे? क्योंकि CO2 को तो आप पकड़ के नहीं रखे, आपका बीकर तो खुला हुआ था, वो जो 20 ग्राम कम पड़ रहा है वो CO2 निकल गया हवा में, तो उसको भी पकड़ के रखना पड़ेगा अगर पूरी तरह से ये लॉ को आपको प्रैक्टिकली देखना है, क्योंकि गैस भी तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो उड़ गया ना। तो मैटर कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, देयर इज नो डिटेक्टेबल लॉस और गेन इन द टोटल मास। अगला क्या लॉ है दोस्तों? लॉ ऑफ डिफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको प्रोस्ट लॉ भी कहते हैं, प्रोस्ट लॉ। ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय वेट। देखिए, सेम एलिमेंट, जब कोई भी केमिकल कंपाउंड हम बनाते हैं, अगर सेम एलिमेंट से बार बार बना रहे हैं तो वो दोनों एलिमेंट ऐसा नहीं है कि पहली बार हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर बनाया तो H2O बना, अगली बार बनाया तो HO2 बन गया। नहीं, आप जंगल में बनाए, पृथ्वी पे बनाए, आकाश में बनाए, पानी में बनाए, स्पेस में बनाए, आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब भी रिएक्ट करवाएंगे वो ऑटोमेटिकली अपने प्रोपोर्शन को मेंटेन करेगा एंड इट विल बी फॉर्म ऑलवेज H2O। इसको कहते हैं लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन या फिक्स्ड कंपोजिशन बाय वेट। चलिए, अगला क्या टॉपिक है आपका? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। किसके द्वारा दिया गया था? डाल्टन के द्वारा। तो इसको डाल्टन लॉ भी कहते हैं केमिस्ट्री का। वो दिया गया था कौन सा? फिक्स्ड प्रोपोर्शन, मतलब फिक्स्ड प्रोपोर्शन वाला का किसके द्वारा दिया गया था? प्रोस्ट के द्वारा। तो क्या कहा था? प्रोस्ट लॉ। ये सब दोस्तों याद रखें, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के एकदम आ जाते हैं। ये मैं रेड से टिक कर देता हूँ। इसको कहते हैं प्रोस्ट के द्वारा दिया गया। ये डाल्टन के द्वारा दिया गया। ये क्या कहता है? 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स। अच्छा, वहाँ पे 2 मिलकर 1 बना रहा था, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट मिलकर 2 या 3 प्रोडक्ट बना देगा। तो 2 या 3 प्रोडक्ट जब बनाएगा दोस्तों, तो यहाँ क्या है? डिफरेंट वेट्स ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स कंबाइनिंग विद कांस्टेंट वेट ऑफ अदर बी आर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर। मतलब एक ही रिएक्टेंट जब 2-3 के साथ मिलकर अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा है, एक ही हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाता है, एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैल्शियम के साथ मिलकर CaOH होल ट्वाइस बनाता है, एक ही हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 बनाता है, तो डिफरेंट एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट किस प्रोपोर्शन में मिलता है? अलग अलग प्रोपोर्शन में मिलता है। तो ये अगर एक ही साथ रिएक्शन चलते हैं दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन को याद नहीं है कि हाइड्रोजन के साथ मिलना है तो H2 बनाना है, 1:1 रेशियो में मिलना है, वाटर के साथ मिलना है तो 1/2:1 में मिलना है, H2O 2:1 में मिलना है। तो किसके साथ कैसे मिलना है? कार्बन के साथ कैसे मिलना है? 4:1 में मिलना है, CH4 बनाना है, C2H5 बनाना है, C2H6 बनाना है। तो हाइड्रोजन को अच्छी तरीके से याद है कि उसका प्रोपोर्शन मल्टीपल है, अलग अलग एलिमेंट के साथ सेम रिएक्शन में मल्टीपल प्रोपोर्शन में वो मिल सकता है, और ये ऑटोमेटिक है दोस्तों। इसको कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखें हम लोग, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स का कम्बिनेशन जिसे हम कहते हैं, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। इसको 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, गे और लुसाक। तो इसको गे लुसाक लॉ भी कहा जाता है। आप याद रखें, गे लुसाक लॉ। व्हेन गैसेज कंबाइंस दे डू सो इन वॉल्यूम which bear a simple ratio to one another and to the volume of the product, provided all gases are measured under same condition of temperature and pressure। ये दोस्तों वहाँ पे हमने एलिमेंट की बात की थी, यहाँ पे एलिमेंट की ही बात की जा रही है मगर गैसेस फॉर्म में। ये कुछ नहीं कह रहा है, ये भी वही चीज़ कह रहा है कि जब गैसेज कंबाइन होते हैं ना, तो बाय प्रोडक्ट बनाने के समय में वो एक दूसरे से जो कंबाइन होंगे उनका रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। मतलब रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा एक दूसरे में कंबाइन होने का, और अंडर क्या कंडीशन क्या है? अंडर स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगला क्या है दोस्तों? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। रिचर के द्वारा दिया गया था, रिचर लॉ कहते हैं इसको। ये क्या कह रहा है? व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विथ ए फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, रेशियो ऑफ देयर वेट इन विच दे टू शो इज आइदर ए सम ऑफ होल नंबर और मल्टीपल ऑफ रेशियो इन विच दे रिएक्ट टुगेदर। मतलब कह रहा है A B मिल के अगर C के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा ये दोनों का जो रेशियो होगा होल नंबर का मल्टीपल होगा, फ्रैक्शन का मल्टीपल नहीं होगा, या तो फिर ये दोनों के बीच में जो रिएक्शन चल रहा है उसी रेशियो में इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो इसको कहते हैं दोस्तों लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन गिवन बाय रिचर। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं हम अपने। टोटल दोस्तों 7 चैप्टर्स हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही टू दी पॉइंट नोट्स हैं। जो बच्चे नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे दोस्तों कम में ज़्यादा नंबर लाने की बात हो रही है कि कितना टू दी पॉइंट पढ़ा जाए, जो कि एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस हो। 7 चैप्टर्स इन टोटल है। पूरे वीडियोस को देखें, 2 से 3 बार देख के जाएं एग्जाम में।
ये क्या है दोस्तों, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए मेटल एंड नॉन मेटल्स कैसे अलग अलग किए जाते हैं, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एक्चुअली बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी 3 पार्ट में बांटे गए हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स या फिर मेटेलॉइड्स। मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी वाले को कहते हैं मेटेलॉइड्स, जैसे कि सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ठीक है, देखिए दोस्तों मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स का पहले हम लोग टेंडेंसी जानेंगे। मेटल्स हमेशा ऑक्सीडाइज होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, फॉर्म क्या करते हैं, केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले आयन। उनका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मेलिएबल होते हैं, मतलब चौड़े चौड़े सीटों में उनको पीटा जा सकता है, थोड़े से टूटेंगे नहीं। डक्टाइल होते हैं, तार की तरह खींचा जा सकता है, लंबा किया जा सकता है, टूटेंगे नहीं। लस्ट्रस होता है, चमकीला होता है। हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, गोल्ड, टिन, सोडियम, कैल्शियम, मेनी मोर। अब इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। जैसे कि सोडियम है तो उसका 11 है एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा दोस्तों, 281। तो बाहर वाले सेल में आपका देखिए ये दोनों सेल तो भरा हुआ है 2 8 और यहाँ 1, तो ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, VE वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये फ्री होता है, ये लूज हो जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, तो ये अपना मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स रखता है। मेटल्स में मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मर्क्यूरी एक एक्सेप्शनल मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड स्टेट में होता है, याद रखें। रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड स्टेट में होता है, याद रखें दोस्तों। यूजेज ऑफ सम इंपॉर्टेंट मेटल्स, कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स के यूज, आयरन कंस्ट्रक्शन रेल रोड्स, कॉपर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, एल्युमिनियम यूटेंसिल्स पार्ट ऑफ व्हीकल्स। इसका एक चीज़ और याद रखें, एरोडायनेमिक्स में यूज होता है दोस्तों, जो कि एल्युमिनियम बहुत ही हल्का होता है, तो इसमें कुछ और मिला के एल्युमिनियम का एक एलॉय बना के एरोप्लेन या उड़ने वाले जहाज हल्के हल्के होते हैं और मजबूत होते हैं, इसलिए कि एल्युमिनियम के एलॉय के बने हुए होते हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ज्वेलरी में यूज होता है। मरकरी थर्मोमीटर में यूज होता है। टंगस्टन फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में यूज होता है। क्यों होता है कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और हाई हीट को सहन कर सकता है, गलता नहीं है, और इसमें जो भी रेजिस्टेंस होता है उसमें हीट जो प्रोड्यूस होता है वो मैक्सिमम एज ए फोटोन्स प्रोड्यूस होता है, जो कि लाइट प्रोड्यूस कर सके। टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है। और हीटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक हीटर में किस चीज़ का कॉइल बना हुआ होता है जो हीट प्रोड्यूस करता है, याद रखें, नाइक्रोम। एक्चुअली ये एक एलॉय है निकल और क्रोमियम का मिला के। सोर्सेज ऑफ मेटल्स, सोर्स क्या क्या है दोस्तों, ये कॉमर्शियली निकाला जाता है फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, जिसको कहते हैं मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम देयर ओर्स। ओर्स क्या होते हैं, ओर्स कुछ भी नहीं है। मिनरल्स तो मिनरल्स के फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे, अर्थ के अंदर पत्थर के फॉर्म में पाए जाते हैं। उसमें मिनरल्स के साथ बहुत सारे अन्य चीज़ भी होते हैं, सिलिका, जिसको मिट्टी बालू कुछ भी गंदगी मिले हुए होते हैं, या अनदर मेटल भी कुछ कुछ प्रोपोर्शन में मिले हुए होते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ जो मेटल उस पत्थर में होगा उसको उसका ओर कहा जाएगा। इसी पत्थर को क्या कहा जाता है, ओर। उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है ओर से, डिफरेंट मेटल से उसका एक्सट्रैक्शन का। अगर कॉन्वीनियंटली मतलब ऐसा है कि भाई 5 किलो का पत्थर है, 5 ग्राम मेटल है उसमें, तो निकालने का कोई फायदा नहीं, उतना पैसा बर्बाद हो जाएगा। 5 किलो का पत्थर है, कम से कम 2 किलो मेटल है उसके अंदर, तो निकालने में फ़ायदा है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर किया जाता है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, VI क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद होती है यहाँ से। ओर्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट मेटल्स, यहाँ मेटल दिया गया, इसके ओर दिए गए। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप 2 से 3 बार रीड करें और याद रखने की कोशिश करें। देखिए पहला क्या है आपका, सोडियम। सोडियम का क्या क्या होता है दोस्तों, इसका ओर NaNO3, मतलब ऐसा पत्थर जिसमें सोडियम के साथ साथ नाइट्रेट मिला हुआ है, उसको क्या कहते हैं, चिली साल्ट पीटर। और इसको साल्ट और ब्राइन भी कहा जाता है। सॉरी, कॉमन साल्ट और ब्राइन जो होता है ये भी इसका ओर है। कॉमन साल्ट जो हम घर में खाते हैं उसमें NaCl होता है, क्लोरीन के साथ सोडियम होता है, वहाँ से भी सोडियम निकल सकता है। अगला क्या है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का ओर क्या क्या है दोस्तों, पहला है बॉक्साइट, बहुत ही नॉर्मल है, सब जानते हैं, Al2O3 2S2O। दूसरा है क्रायोलाइट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, क्रायोलाइट Na3AlF6, सोडियम फ्लोरीन के साथ मिला होता है। फेल्डस्पार KalSi3O, सिलिका और पोटासियम के साथ मिला होता है। कोरंडम Al2O3, माइका K2O Al2O3 6SiO2 2S2, डायस्पोर Al2O3 S2। पोटासियम का क्या क्या और है दोस्तों, नाइटर KNO3, कार्नेलाइट KCl MgCl2। नाइटर बिहार में पाया जाता था, जिसके लिए अंग्रेजों ने बिहार को भी कब्जा करके रखा था, यहाँ से बारूद निकालते थे।
अभी पाया जाता है। मैग्नीशियम, मैंगनीज Mgco3, डोलोमाइट Mgco3 CaCO3, एप्सोमाइट MgSO4 7H2O, मैग्नीशियम के और हुए। कैल्शियम के क्या क्या है, कैल्साइट और फ्लोरिस्पार CaCO3 CaF2। कॉपर के कौन कौन से और हैं, क्यूपराइट Cu2O, कॉपर ग्लास Cu2S, सल्फर के साथ कॉपर ग्लास बनता है, बहुत बार आ चुका है। कॉपर पैराइट, ये भी सल्फर के साथ बनता है मगर विथ आयरन, CuFeS2। मेलाचाइट CuOH CuCO3, एज्यूराइट CuOH CuCO3। अगला क्या है, सिल्वर का क्या क्या और है दोस्तों, रूबी सिल्वर Ag2SB2S3, हॉर्न सिल्वर AgCl क्लोरीन के साथ बनता है। आर्गेनेटाइट क्या है दोस्तों, Ag2S। जिंक का क्या क्या और है फ्रेंड्स, जिंक ब्लेंड ZnS, कैलामाइड ZnCO3, जिंकाइट ZnO, वेलेमाइट Zn2SiO4। मर्क्यूरी के क्या क्या और है, सिनाबार, एक ही मेन और है इसका, याद रखें, सिनाबार S2S। टीन का क्या क्या और है, कैसिनेरेट SnO2। प्लम्बम लीड का क्या क्या और है, गलेना PbS, सेजुसाइट PbCO3। आयरन को और क्या क्या है, हेमेटाइट Fe2O3, बहुत बड़ा चुका है, याद रखें। मैग्नेटाइट Fe3O4, साइडेराइट FeCO3, लेमोनाइट Fe2O3 3H2O। आयरन पायराइट सल्फर के साथ बनेगा FeS2। यूरेनियम के क्या क्या और है दोस्तों, पिच ब्लेंड किसका और है, यूरेनियम का U3O4 थोरियम, मोनाजाइट किसका और है दोस्तों, थोरियम का। थोरियम क्या है दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है। और क्या है इसका, मोनेजाइट CaLaTH PbO4 SiO4। एक्चुअली इसमें मैक्सिमम SI ही पाया जाता है सिल का। मोनाजाइट सैंड, मोनाजाइट क्या है दोस्तों, एक तरह का बालू है। मोनाजाइट सैंड कहाँ पाया जाता है दोस्तों, चेन्नई के बीच पे या साउथ के बीच में मोनाजाइट सैंड पाया जाता है, जिसमें थोरियम बहुत ही प्रचुर मात्रा में होते हैं। थोरियम वहाँ से निकाला जा सकता है, याद रखें। याद रखने के लिए कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताता चलता हूँ। एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, देखिए दोस्तों, एलिमेंट्स हैविंग ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म एन आयन। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो कि एक्सेप्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, मैंने बताया था ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ये ऑक्सीजन को ले लेते हैं खुद में, उसके बाद अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। मान लीजिए कि आप इसका एग्जांपल ले लें, क्लोरीन का एग्जांपल ले लें, उसका आउटर मोस्ट सेल में दोस्तों 287 है ना, उसका 287 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो 7 को 8 बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेता है, तो क्या बनाता है, निगेटिव आयन बना लेता है, जिसको क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। तो इसको हम लोग नॉन मेटल्स कहेंगे। अच्छा, इनके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं तुरंत। नॉन लस्टर्स, चमकीले नहीं होते हैं। नॉन सोनोरस का मतलब क्या होता है, घंटी की तरह टन टन आवाज आना। तो मेटल को बजाते हो तो आता है ना, मगर नॉन मेटल को बजाने से ऐसा आवाज नहीं आएगा। सॉफ्ट होता है, लेस स्ट्रेंथ होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है दोस्तों। अच्छा, नोबल गैस क्या होता है, नोबल गैस और इनर्ट गैस आर द गैसियस नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के ही गैसियस फॉर्म है जो कि रिएक्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, और इनको इसलिए इलेक्ट्रिक बल्ब में भरा जाता है, ट्यूबलाइट में भरा जाता है, कैमरा के फ्लैश में भी भरा जाता है। जितने अच्छे गैस होंगे उतना अच्छा फोटोन्स रिप्रोडक्शन होता है। आपने नोकिया का सुना होगा, शुरुआत में N सीरीज का बहुत अच्छा मोबाइल आया था, शायद N93, जिसमें एक प्रचार में भी कहा जाता था कि जेनॉन फ्लैश है। तो जेनॉन फ्लैश का कोई नाम नहीं था दोस्तों, वहाँ पे जेनॉन जो है उसका जो फ्लैश होता था उसमें जेनॉन गैस भरा हुआ होता था, जेनॉन, ठीक है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दिया। तो ये सब दोस्तों नोबल गैस होते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते हैं जल्दी का रिएक्ट करते ही नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडन। इसके RnNeH ये जो सिंबल है ये भी याद रखें। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, याद रखें। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है दोस्तों जो कि नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट कार्बन का ही एलोट्रोप है, और डायमंड भी कार्बन का ही एलोट्रोप है, फॉर्म जिसको कहते हैं, मगर डायमंड इलेक्ट्रिसिटी और हीट को नहीं करता है, एकदम ना के बराबर कंडक्ट करता है, याद रखें। चलिए, सम इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स के यूज हम लोग देख लें। मैंने भी आपको बताया, आर्गन लाइट बल्ब में फिल होते हैं, नियॉन सिग्नलिंग एंड डिस्प्ले लाइट में फिल किया जाता है, हीलियम ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स और डाइवर्स जो कि गोताखोर होते हैं, उसके जो सांस लेने वाली जो सिलेंडर होती है उसमें भरे हुए होते हैं ऑक्सीजन के साथ। क्यों भरे हुए होते हैं, कि ऑक्सीजन को हमेशा ऊपर रखने के लिए, प्रेशराइज रखने के लिए, जो नाक में खुद से जा सके। क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट है, प्योरीफाई करता है वाटर को। आयोडीन क्या है दोस्तों, एंटीसेप्टिक है। सल्फर दोस्तों फायर क्रैकर्स, पटाखे में यूज होता है। ग्रेफाइट का यूज कहाँ है, पेंसिल में, राइटिंग लीड में। डायमंड ज्वेलरी, कटिंग ग्लास में यूज होता है, शीशे को काटने में। रेड फॉस्फोरस दोस्तों मैच स्टिक, माचिस बनाने में यूज होता है। नाइट्रोजन फूड पैकेजिंग, मैंने बताया था ना, रेंसिडिटी में नाइट्रोजन गैस का फिल किया जाता है। फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। ये दोस्तों इसके यूजेज है। डेली लाइफ केमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये सब डेली लाइफ केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है, आ सकता है किसमें किसका यूज होता है, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे देखें, मेटलॉइड्स सेमीकंडक्टर जो होते हैं, इनका क्या है दोस्तों कि ये दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं, मेटल्स की भी, नॉन मेटल्स की भी। एग्जांपल क्या है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम, पोलोनियम। इसके सिंबल याद रखें, BSi, GeAs, Sb, TePO। इसका सेमीकंडक्टर का यूज दोस्तों चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है, आप जानते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका दोस्तों कोरोजन।
कोरोजन, जिसको कहते हैं जंक लगना, ठीक है। ये क्या है? स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स बाय द रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड मॉइस्चर, रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ओवर कॉपर। ये तीनों एग्जाम्पल को रट लो, यही आएगा कि रस्टिंग ऑफ आयरन, या फिर आ जाएगा टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, या फिर आ जाएगा ग्रीन कोटिंग ओवर कॉपर इज द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ये कोरोजन का एग्जाम्पल है। जंक तो लोहे पे लगता है, मगर कॉपर पे भी एक ग्रीन ऐसे लेयर आ जाता है। कॉपर का मग होता है ना घर में, कॉपर का जग, पानी जिसमें पीते हैं, उस पर देखना, छूटता नहीं है जल्दी। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर में एक कालापन आता है। सिल्वर का जो ज्वेलरी है कुछ दिन होने के बाद कालापन आता है, वो टार्निशिंग ऑफ सिल्वर है, ठीक है। उसके लिए उसको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डाल के साफ करते हैं जो कि दुकानदार होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कैसे किया जाए? प्रिवेंशन पेंट करके, क्रोम प्लेटिंग करके, टीन प्लेटिंग करके, या फिर गैल्वेनाइजिंग करके। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स विथ ए थिन लेयर ऑफ जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। पेंट जो भी होता है दोस्तों, जो कि आयरन पे चढ़ाते हैं, वो जिंक मिला हुआ होता है उसमें। तो पेंट जब भी कर देते हैं ना हम लोग आयरन के ऊपर, तो वो रस्ट करना बंद कर देता है, क्योंकि जिंक जो है उसको रोक देता है। जिंक खुद ही रिएक्ट कर जाता है, जिंक ऑक्साइड बना लेता है और फर्दर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन को रोक देता है। इसीलिए इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग, आपने सुना होगा कि बरसात के समय में कहते थे कि अरे साइकिल में थोड़ा मोबिल वोबिल का ये लगा दो, जहाँ पे चक्के उक्के में रिम पे मोबिल लगा दो, या बाइक के रिम पे मोबिल लगा दो। पुराने ज़माने में जब एलॉय व्हील्स नहीं हुआ करते थे दोस्तों, तो क्यों कहा जाता था कि ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग क्या करता है दोस्तों? ऑयल जो है, फैट भी एक तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स को रोकता है, और इसीलिए ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग भी रस्टिंग को बचाने का एक अच्छा उपाय है। अच्छा, टीन प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग क्या है दोस्तों? साइकिल के रिम क्रोम प्लेटेड आते हैं, क्योंकि चमकते रहते हैं, देखते हो एकदम चमकते रहते हैं, लगता ही नहीं कि आयरन का है, लगता है कोई सिल्वर का बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका क्रोम प्लेटिंग या टीन प्लेटिंग किया हुआ रहता है इलेक्ट्रोलिसिस से। उससे क्या होता है, क्रोमियम और टीन कम रिएक्ट करते हैं और रेजिस्टेंस टू कोरोजन होते हैं, तो इसलिए वो थिन लेयर फॉर्म करते हैं ऐसे मेटल के ऊपर जो कि कोरोड हो सकते हैं, तो फर्दर रस्टिंग को वो बचाते हैं। अच्छा, अगला टॉपिक क्या है? एलॉयज। एलॉयज दोस्तों एक या एक से ज़्यादा मेटल से मिले हुए होमोजीनस मिक्सचर को क्या कहते हैं? एलॉयज। ऐसा नहीं है कि मेटल ही बस मेटल में मिलके बनाते हैं, कुछ एक्सेप्शन ऐसे भी हैं कि मेटल प्लस नॉन मेटल मिलके भी एलॉय फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज और उसके कंपोजिशन एंड यूज, ये दोस्तों रट लें। VBI है आपके लिए, VBI एकदम रट लें इसको, ये एकदम आने का बहुत चांस है, एकदम रट लें। चलिए देखें, पहला क्या है? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज किससे किससे बना होता है? कॉपर 89% और टीन 11%। किस में यूज होता है? मूर्ति बनाने में, सिक्के बनाने में, बर्तन बनाने में। दूसरा है ब्रास। ब्रास में क्या होता है? 70% कॉपर और आपका जिंक 30%। यूज कहाँ कहाँ है? बर्तन में, मशीनरी के पार्ट्स बनाने में, कंडेंसर ट्यूब्स, मतलब कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है फ्रिज व्रिज में, उसका ट्यूब बनाने में सॉरी, और वायर्स बनाने में दोस्तों। अगला क्या है आपका? गन मेटल। गन मेटल में क्या क्या यूज होता है दोस्तों? गन मेटल से इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि गन जो बनाया जाता है उसमें जो मेटल यूज होता है वो गन मेटल होता है। गन मेटल में देखिए, कॉपर 88%, टीन 10%, जिंक 2%। फॉर मेकिंग गन्स, बैरल्स एंड गियर्स। बेल मेटल, घंटी वाले मेटल, टन टन की जो आवाज़ सुनाई पड़ती है, 80% कॉपर होता है, 20% टीन होता है, बेल एंड टोंग्स के लिए। जर्मन सिल्वर, सिल्वरवेयर, सिल्वर के जो बर्तन होते हैं और रेजिस्टेंस के रेजिस्टिव वायर जो होते हैं, उसमें जर्मन सिल्वर का यूज होता है। लगता है सिल्वर कैसा देखने में, सिल्वर नहीं होता है। तो क्या है दोस्तों, इसमें 60% कॉपर होता है, 20% निकल होता है और 20% जिंक होता है। अच्छा, अगला क्या है दोस्तों? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से आपको समझ में आ गया होगा, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से जोड़ के बनाया गया मैग्नीशियम। तो 5% मैग्नीशियम है, 95% एल्युमिनियम है। प्रेशर कुकर्स, बैलेंस बीम्स और सम लाइट इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए। लाइट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब यहाँ लाइट का मतलब लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, लाइट का मतलब हल्के इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए। ड्यूरेलियम, ड्यूरेबल एल्युमिनियम भी इसको कहा जाता है। तो इसमें 95% एल्युमिनियम होता है, बाकी 5% कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज मिले हुए होते हैं। एरोप्लेन्स के पार्ट दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, एरोडायनेमिक्स में यूज होता है, तो यही ड्यूरेलियम यूज होता है। तो एरोप्लेन्स के पार्ट्स, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स, प्रेशर कुकर्स इससे बनाए जाते हैं। डेंटल एलॉय, एमेलगम होते हैं। इसमें 52% हाइड्रोजन मर्क्यूरी, सिल्वर 33%, टीन 12.5%, कॉपर 2%, निकल 20%। टीथ के कैविटीज, टीथ में सड़ गया, दांत में छेद हो गया, तो उसको फिल करवाया जाता है ना डॉक्टर से कि दांत भरवा लें। आम भाषा में कहा जाता है अरे दांत भरवा लो यार, नहीं तो और सड़ जाएगा। तो भरते किससे हैं?
ये एमेलगम को भरा जाता है उसके अंदर। वो एमेलगम को क्या कहते हैं, डेंटल एलॉय, उसमें ये सब चीज़ मिले हुए होते हैं, याद रखें। सोल्डरिंग आयरन में जो वायर यूज होता है, सोल्डरिंग वायर, उसमें क्या होता है, 50% टीन 50% लीड, ठीक है, ब्रोकन पीस को जोड़ने के लिए। स्टेनलेस स्टील दोस्तों 73% आयरन, 17% क्रोमियम, 10% निकल। स्टेनलेस स्टील के जो सामान होते हैं रस्ट नहीं लगते हैं उसमें। टूल्स, ब्लेड्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाए जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ नोट करें, alloy of mercury with other metal is called amalgam. Exceptionally, iron does not form amalgam. किसी भी मेटल के साथ अगर मर्क्यूरी कोई एलॉय बनाता है तो उसको एमेलगम ही कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पे डेंटल एलॉय को एमेलगम कहा गया। मगर आयरन ही एक ऐसा मेटल है जो मर्क्यूरी के साथ नहीं बनाता है एलॉय और एमेलगम फॉर्म नहीं करता है, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अगला क्या है दोस्तों, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये भी अच्छी चीज़ है, याद रखने का इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये फार्मूला इसमें पूछा जाता है कि पोटास एलम का फार्मूला दे दिया जाएगा, पहचानने के लिए बोला सकता है किसका फार्मूला है। पोटास एलम का फार्मूला क्या है दोस्तों, पोटासियम अल्मोनियम सल्फेट, इसका केमिकल नेम है K2SO4 Al2SO4 2H2O 24H2O सॉरी। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड CaOL Cl2, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, चौक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, गैलेना लीड सल्फाइड PbS, ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कास्टिक पोटास पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2, साल्ट पीटर पोटासियम नाइट्रेट KNO3, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2, लाइम कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ऑयल ऑफ विट्रॉयल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O, TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन C6H2CH3 NO2 3, वर्मिलियन मर्क्यूरिक SgS, पिच ब्लेंड यूरेनियम ऑक्साइड U3O8। चलिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है यहाँ पे, एसिड बेसेज एंड सॉल्ट्स। 5th चैप्टर ये आपका, इसके बाद 2 चैप्टर और हैं। एसिड क्या होते हैं दोस्तों, इनका पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए। खट्टा टेस्ट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, ब्लू लिटमस पेपर जो होते हैं उसको रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज एसिड्स कैन बी 2 टाइप्स, मिनरल्स के बने हुए एसिड हो सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं। तो दोस्तों मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, जो कि मिनरल से ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया HCl HNO3 और आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। उसके बाद आपका ऑर्गेनिक एसिड आता है दोस्तों, ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं ऑर्गेनिक सोर्सेज से। इनके कुछ कुछ सोर्सेज हैं दोस्तों जो हम लोग अभी आगे आने वाले टेबल में देखते हैं। पहला क्या है दोस्तों हमारा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो विनेगर में। यूजेस दोस्तों हम लोग देखेंगे इसका कहाँ पे, तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड चाइनीज फूड बनाने में। दूसरा फॉर्मिक एसिड एंट के स्टिंग में, एंट के डंक में पाया जाता है, लेदर इंडस्ट्री इंसेक्टिसाइड में यूज होता है। गैस्ट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है दोस्तों, साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट में, लेमन ऑरेंजेज में, क्लॉथ इंडस्ट्री वॉशिंग मेटल्स में ये दोस्तों यूज होता है। लैक्टिक एसिड दोस्तों कर्ड में पाया जाता है। कहाँ यूज होता है, दही जमाने में दोस्तों, मिल्क को दही बनाने में इसका यूज होता है। अगला क्या है दोस्तों हमारा, ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है, ऑक्जेलिक एसिड स्पिनच में पाया जाता है और टोमेटो में पाया जाता है। टमाटर में किसमें यूज होता है, तो इंक का दाग हटाने में और फोटोग्राफी में। मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है दोस्तों, एप्पल में। कहाँ यूज होता है, पॉलीमर्स और मेडिसिन में। बेंजोइक एसिड कहाँ पाया जाता है, प्लांट में, और यूज होता है फूड प्रिजर्वेशन में, बैल्सम प्लांट में। यूजेज ऑफ फ्यू मिनरल एसिड्स, नाइट्रिक एसिड का दोस्तों यूज कहाँ पे है, फर्टिलाइजर्स, TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन एक्सप्लोसिव बनाने में, एक्वारिया बनाने में, और फोटोग्राफी और लेबोरेटरी रिएजेंट में। हमारा दोस्तों अगला मिनरल एसिड कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नाइट्रिक एसिड का हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, मिनरल एसिड में TNT एक्वारेगिया लेबोरेटरी रिएजेंट में पाया जाता है, यूज इसका मतलब किया जाता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कहाँ पे होता है, तो फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, पेंट्स, एक्सप्लोसिव, एक्यूमुलेटेड, बैटरीज। बैटरीज में दोस्तों यूज जो होता है एसिड वो सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है दोस्तों, और पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में भी यूज है इसका। अगला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये दोस्तों मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, डाइट, PVC बनाने में यूज होता है, लेदर इंडस्ट्री में, और हमारे ये जो जितने भी टॉयलेट क्लीनर आते हैं उसमें HCl होते हैं।
अगला दोस्तों टॉपिक क्या है हमारा, बेसेज। बेसेज क्या होते हैं दोस्तों, बेसेज आर दी सब्सटेंस विच है बिटर टेस्ट, सोपी टच। सोप कैसा टचिंग होता है, एग्जाम्पल क्या है, NaOH। ये क्या करता है दोस्तों, रेड लिटॉन्स को ब्लू में कन्वर्ट करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एंटासिड्स आर इट्स एग्जाम्पल। एक्चुअली में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही दोस्तों एंटासिड की तरह यूज होता है, जो कि डाइजिन टैबलेट में पाया जाता है। यूजेज ऑफ बेसेज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कंक्रीट, प्लास्टर, व्हाइट वॉशिंग, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर एंड ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल, हार्डनेस ऑफ वाटर एंड आउटर सरफेस ऑफ लेदर रिमूव्ड बाय यूजिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों शुगर इंडस्ट्री और एंटासिड में यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड सॉफ्ट ड्रग्स में यूज होता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी यूज होता है दोस्तों। पोटासियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका दोस्तों KOH, वो शेविंग क्रीम बनाने में यूज होता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 एंड SO2 गैस के लिए। कैल्शियम ऑक्साइड का दोस्तों यूज कहाँ पे है, ड्राइंग एजेंट की तरह। ये ड्राइंग एजेंट की तरह यूज होता है दोस्तों मोटर और ब्लीचिंग पाउडर में। साल्ट्स क्या होते हैं दोस्तों, जो हमारा टेबल साल्ट है, सोडियम क्लोराइड जो हम खाते हैं। और ये दोस्तों साल्ट्स कैसे बनते हैं, एसिड और बेस के रिएक्शन से साल्ट बनते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, एक एसिड और एक बेस मिलके रिएक्ट करता है, बनाता क्या है, साल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, HCl और NaOH मिलके क्या बनाएगा हमारा, ये सोडियम को दोस्तों क्या करेगा, सोडियम रिप्लेस कर देगा HCl से H को, हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था, बनाएगा NaCl और इधर आपका एक H जुड़ के H2O बना देगा दोस्तों, वाटर H2O। तो यही दोस्तों आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। इसका अगला टॉपिक हमारा क्या है, सम इंपॉर्टेंट साल्ट्स एंड देयर केमिकल फॉर्मूला एंड यूजेस। तो दोस्तों पहला क्या है, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स, मेकिंग ग्लास, सोप, पेपर, रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। अगला क्या है दोस्तों, बेकिंग सोडा NaSCO3, मेकिंग ब्रेड और केक को सॉफ्ट बनाने में यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। थर्ड है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है, टेक्सटाइल पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। चौथा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट Ca2H2SO4 और आपका हाफ H2O। ये प्लास्टरिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स प्लास्टर में यूज होता है, बोन का प्लास्टर में, और मेकिंग स्कल्पचर्स इन होम्स। अगला क्या है दोस्तों, लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इन ग्लास एंड सीमेंट इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग ऑफ हाउसेज के लिए। 6 है आपका नाइटर को पोटासियम नाइट्रेट भी कहा जाता है, KNO3। नाइटर का यूज कहाँ पे होता है दोस्तों, गन पाउडर बनाने में, मैच स्टिक और फर्टिलाइजर्स में। पीएच स्केल क्या है दोस्तों, पीएच स्केल दोस्तों नॉर्मली 0 से आप देखिए 0 से 7 तक 14 तक होता है, जिसमें 7 से जो हाइयर है वो बेसेज कहलाते हैं, 7 के इक्वल में जो वाटर कहलाते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, और 7 से जो कम है वो एसिड कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे टेबल के फॉर्म में आपको दिखाया गया है सेम चीज को, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, न्यूट्रल। तो दोस्तों डिफरेंट जो हमारा मिनरल या ऑर्गेनिक एसिड है, हम देखेंगे कि पीएच स्केल पे उनका वैल्यू क्या है इस टेबल में। इसको दोस्तों याद रखना जरूरी है, ये आ भी जाता है दोस्तों आपके एग्जाम में। तो पहला क्या है दोस्तों, गैस्ट्रिक जूस, इसका पीएच क्या है, जो हमारे पेट में पाया जाता है, 1 से 3। अगला दोस्तों क्या है हमारा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इसका पीएच क्या है, 2 से 4। उसके बाद लेमन 2.2 से 2.4। फिर आपका आ गया विनेगर 2.4 टू 3.4। फिर आपका आ गया यूरिन ऑफ ह्यूमन 4.8 टू 8.4। फिर आपका आ गया रेन वाटर, जिसका पीएच है आपका 6.0। मिल्क का दोस्तों क्या पीएच है, 6.3 टू 6.6। एक्चुअली दोस्तों यूरिन में हमारा जब एसिडिटी बढ़ जाता है तो हमको अल्कासोल
रिकमेंड किया जाता है, जिसको पीने से यूरिन फिर से हमारा न्यूट्रल की तरफ या फिर बेसिक नेचर की तरफ चला आता है। तो चलिए दोस्तों, रेन वाटर और मिल्क काउ का भी हम देख लेते हैं। रेन वाटर का दोस्तों क्या है 6.0, मिल्क का क्या है काउ मिल्क का 6.3 से 6.6। सलाइवा ऑफ, अगला क्या है दोस्तों हमारा सलाइवा ऑफ ह्यूमन 6.5 टू 7.5 प्योर वाटर। इसके बाद है 7 ब्लड प्लाज्मा 7.3 टू 7.42, टीयर्स 7.4, सी वाटर 8.5, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन 13.0। अच्छा दोस्तों, अब देखें हमारा अगला टॉपिक क्या है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या करते हैं दोस्तों, कलर को चेंज कर लेते हैं एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद। तो दोस्तों इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस व्हिच चेंजेस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेसेज। तो पहला क्या है दोस्तों, ये पूरा टेबल आपको याद रखना है, ये कौन सा क्या कलर चेंज करेगा ये आ सकता है दोस्तों। पहला है लिटमस, जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करने पे रेड हो जाता है ब्लू से, और बेस के साथ ब्लू रेड से ब्लू। टर्मरिक येलो ही रह जाएगा एसिड के साथ, मगर बेस के साथ रेड कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या है दोस्तों फेनोप्थिलीन, ये कलरलेस रहेगा एसिड के साथ, और हमारा अगर बेस होगा दोस्तों उसके साथ पिंक कलर लेगा। मिथाइल ऑरेंज का दोस्तों ओरिजिनल कलर मिथाइल का ऑरेंज होता है, एसिड के साथ ऑरेंज रेड हो जाएगा और बेस के साथ येलो हो जाएगा। अब दोस्तों अगला टॉपिक क्या है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं दोस्तों जो किसी भी तरह के पीएच में जो चेंज होता है उनका, उसको रजिस्ट करते हैं, अपने पीएच में चेंज को नहीं आने देते हैं दोस्तों। आर द सॉल्यूशंस रजिस्ट द चेंज इन पीएच। इसका एग्जांपल क्या है दोस्तों सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड और वीक एसिड से मिले हुए जो सॉल्ट बनते हैं वाटर एंड सॉल्ट, वो बफर सॉल्यूशन की तरह काम करते हैं। एग्जांपल है इसका अमोनियम एसीटेट CH3COONH4। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस। तो चलिए दोस्तों, आपका अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी आएंगे आपको। देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट, और इन 118 एलिमेंट को दोस्तों ऑर्गेनाइज्ड मैनर में क्लासिफिकेशन करने के लिए पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में रखा गया है। अर्लियर अटेम्प्ट में दोस्तों बहुत सारे क्लासिफिकेशन हुए थे, मगर एट लास्ट जो है अभी जो हम देख रहे हैं ये वाला पीरियोडिक टेबल सबसे ज़्यादा चलन में है और यही चल रहा है दोस्तों। इसके पहले क्या क्या आया था, डोबर्नियर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले ट्रायड्स बनाया था। ट्रायड्स में क्या था दोस्तों, 3-3 एलिमेंट का ग्रुप किया गया था, 3-3 एलिमेंट का ग्रुप किया गया था। फिर दोस्तों न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट ने क्या बनाया, ऑक्टेव्स, 8 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और उसको ऑक्टेव्स कहा। उसके बाद दोस्तों एक माइलस्टोन क्रिएट किया गया मेंडलीव के द्वारा, जिसको कहा गया मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में ये कहा गया दोस्तों कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। मेंडलीव पब्लिश्ड टेबल ऑफ एलिमेंट्स अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। मेंडलीव ने क्या किया दोस्तों, डिफरेंट एलिमेंट्स को उसके बढ़ते हुए क्रम में, नॉट एटॉमिक नंबर बट एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया, और बोला कि एक पार्टिकुलर समय के बाद ये रिपीट हो रहे हैं इनके प्रॉपर्टीज। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक लॉ। अभी जो दोस्तों हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो हेनरी मोसले के द्वारा दिया गया है, ये नाम याद रखें, हेनरी मोसले। आउट फॉरवर्ड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। According to modern periodic law, the physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic number. मेंडलीव ने क्या कहा था कि एटॉमिक मास का ये फंक्शन है, प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल, मगर मुजले ने क्या कहा, नहीं, ये एटॉमिक नंबर का एक साइक्लिक फंक्शन है। सम सेलियंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स आर। देखिए दोस्तों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में इस टाइप का होता है, आप देखते होंगे इस टाइप का, रो और कॉलम में डिफरेंट एलिमेंट्स अरेंज रहते हैं। तो दोस्तों रोज हुए ऐसे ऐसे इस तरफ से इस तरफ चलने वाले को रो कहा जाता है, और इस तरफ से इस तरफ चलने वाले को या इस तरफ से इस तरफ चलने वाले को कॉलम्स कहा जाता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 वर्टिकल कॉलम्स। ऐसे ऐसे दोस्तों 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको ग्रुप्स कहा जाता है। ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलीज व्हेन रिएक्ट विथ वाटर। ये दोस्तों याद रखें ये सब पॉइंट। ग्रुप 2 एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दे आर वीकर अल्कलीज। ग्रुप 13 एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है दोस्तों, बोरोन फैमिली। 14 को क्या कहा जाता है दोस्तों, कार्बन फैमिली।
ग्रुप 15 एलिमेंट को क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 के एलिमेंट को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑक्सीजन फैमिली या फिर कैल्कोजेन फैमिली। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? हेलोजन फैमिली। ग्रुप 18 या फिर इसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? नोबल गैसेज या फिर इनर्ट गैसेज। स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ऑफ दीज नोबल या इनर्ट गैस जिसको बोलते हैं, इनको रिएक्शन प्रोन नहीं होने देता है, मतलब कि रिएक्शन फ्री बनाता है। दे हार्डली रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट्स। अच्छा, ये तो हुई कॉलम की बात। अब जो रोज हैं, जो इधर से इधर और इधर से इधर चल रहे हैं, उसको कहा जाता है पीरियड्स। देयर आर 7 हॉरिजेंटल रोज इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल गिवन बाय हेनरी मूजली आर कॉल्ड पीरियड्स। द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन एन एटम डिटरमाइंस इट्स पीरियड। KLMN कितने सेल हैं एक एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के पता चलेगा दोस्तों करने से, तो वही उसका पीरियड डिटरमाइन करता है। फर्स्ट पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड कंटेनिंग ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड पीरियड इज ए शॉर्ट पीरियड कंटेनिंग 8 एलिमेंट्स, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। थर्ड पीरियड कंसिस्ट of short period containing of 8 elements, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. Fourth and fifth periods are long periods, each containing 18 elements, atomic number 19 to 36 in the fourth period and atomic number 37 to 54 in the fifth period. Sixth period is a longest period containing 32 elements. Longest period कौन सा है दोस्तों? याद रखें, sixth period is the longest. कहाँ से कहाँ तक कंटेन करता है? atomic number 55 to 86. सेवंथ पीरियड इज द इनकम्प्लीट पीरियड। ये भी याद रखें दोस्तों, कौन सा पीरियड इनकम्प्लीट है? तो सेवंथ पीरियड। इन ग्रुप 3 एंड 6 पीरियड द एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 57 टू 71 आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड लेंथेनाइट्स या फिर रेयर अर्थ मेटल्स भी इनको कहा जाता है दोस्तों। इन ग्रुप 3 सेवंथ पीरियड द एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 89 टू 103 आर प्रेजेंट और इनको एक्टिनाइट्स कहा जाता है। 57 से 71 को लेंथेनाइट्स कहा जाता है और 89 से 103 को एक्टिनाइट्स कहा जाता है, या इन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है दोस्तों। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों? पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होता है दोस्तों? कि एक फिक्स अंतराल के बाद दोस्तों फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स के रिपीट होते हैं, तो इसी को कहा जाता है पीरियोडिसिटी। द प्रॉपर्टीज विच शोज ए ग्रेजुअल वेरिएशन और इंक्रीज और डिक्रीज एट रेगुलर इंटरवल आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। आर फेनोमेना इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ब्लॉक्स। डिफरेंट ब्लॉक्स में एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन किया गया दोस्तों। पहला क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। The element in which differentiating electron enters in the s orbital of the outermost cell। देखिए दोस्तों, आपने पढ़ा होगा SPDF, 4 सेल होते हैं जिसमें कि S जो है आउटर मोस्ट है। आउटर मोस्ट सेल आर कॉल्ड S ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल कन्फिग्रेशन इनका क्या है दोस्तों? NS टू द पावर 1 - 2, n इक्वल टू 1 से लेके n तक। अच्छा, अब क्या है दोस्तों? P ब्लॉक एलिमेंट्स। The elements in which differentiating electron into the p orbital of the outermost shell are called p block. The general electronic configuration is ns square n p1 - 6। ये सब दोस्तों आता नहीं है क्या किसका कन्फिग्रेशन है, तो आप बस बाहर से प्रॉपर्टीज देख लेंगे, कौन सा एलिमेंट लेंथेनाइड है, एक्टिनाइड है, क्या किसका प्रॉपर्टी है, ये कार्बन फैमिली, बोरोन फैमिली, ये सब कौन से ग्रुप का कौन सा फैमिली कहा जाता है, इस सब टाइप के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। इतना डीप से नहीं आएगा, फिर भी देख लेते हैं। द एलिमेंट इन विच डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन देन इनटू डी ऑर्बिटल एंड पेन्यूलिमिनेट सेल्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक। इसका दोस्तों क्या है? n-1 d टू द पावर 1 - 10 ns 20 - 2। एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है दोस्तों? द एलिमेंट्स इन विच डिफरेंशिएटिंग इंटर्स द इलेक्ट्रॉन्स इनटू एंटी पेन्यूलिमेट n-2 सेल ऑफ f ऑर्बिटल, SPDF। ये लास्ट हो गया दोस्तों आपका। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है दोस्तों? n-2 ब्रैकेट f टू द पावर 1 - 14 n-1 d टू द पावर 0 - 1 ns स्क्वायर। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स दोस्तों देख लें कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया है इनको। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। पहला क्या है? इनर्ट गैस, जो कि एकदम नहीं रिएक्ट करते हैं, रेयर गैस भी कहा जाता है। दे आर कंप्लीटली फिल्ड एंड इस क्यों रिएक्ट नहीं करता है दोस्तों? क्योंकि इसका S एंड P सबसेल्स, SPDF क्या है? सबसेल्स है, इसमें S एंड P सबसेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। दूसरा क्या है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एलिमेंट्स इन विच द आउटरमोस्ट सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइट्स आर कम अंडर दिस कैटेगरी। दे आर नॉर्मल एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं दोस्तों? एलिमेंट्स विच आर इनकम्प्लीटली फिल्ड आउटर एंड पेनल्टीमेट सेल्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं दोस्तों? एलिमेंट्स इन विच 3 आउटरमोस्ट सेल द वैलेंस, पेनल्टीमेट एंड एंटी पेनल्टीमेट इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं चारों, तो उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगला क्या है दोस्तों? सेल्स। सेल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्टेन स्पेसिफिक पाथ, और इनका एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल भी होता है। इसको सर्कुलर पाथ को सेल कहा जाता है। सेल का जो दोस्तों नंबर है वो हम लोग जब ग्रुप ऐसे होता है दोस्तों,
इस तरीके से जब मूव करते हैं, डाउन मूव करते हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब इस तरह से इस तरह जब मूव करते हैं तब हमारा क्या होता है, ये तो ग्रुप हो गया, ये हमारा पीरियड हो गया। पीरियड में जब मूव करते हैं तो नंबर ऑफ सेल सेम रहता है। नंबर ऑफ सेल जब सेम रहेगा दोस्तों तो साइज भी सेम रहेगा। अच्छा, अगला क्या है, वैलेंसी। वैलेंसी डिनोट्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम या फिर एलिमेंट। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम कैन डोनेट और एक्सेप्ट। किसी भी एटम के द्वारा क्या उसकी डोनेटिंग कैपेसिटी है और क्या उसकी एक्सेप्टिंग कैपेसिटी है दोस्तों, यही उसका रिएक्टिविटी एंड वैलेंसी दोनों को डिफाइन करेगा। ये दोस्तों आप याद रखें। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी सीरीज में या फिर पूरे पीरियोडिक टेबल में हमारा हाइड्रोजन का क्या पोजीशन है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 1s⁻1 बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन। एस ऑर्बिटल कहाँ पे होता है, एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। इट कैन बी प्लेस्ड इन ग्रुप 1 विथ अल्कली मेटल्स बट इन कैन आल्सो एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस विच इज हीलियम लाइक हैलोजन्स। Elements of group 17 can also be placed along with them. Because of this unique behavior, hydrogen is placed at the top of the periodic table. इसलिए हाइड्रोजन को अलग से at the top पे रखा गया है। Periodic properties and their variation in groups and period. ये दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम ग्रुप में नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे मूव करें या फिर पीरियड में लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव करें तो डिफरेंट प्रॉपर्टी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है एटम के, उस पर क्या प्रभाव होता है। पहला है एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। तो जब हम ग्रुप में डाउन मूव करेंगे, इस टाइप से ग्रुप में मूव करेंगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, और जब उल्टा मूव करेंगे तो डिक्रीज होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, मेटेलिक। यहाँ देख लीजिए, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज व्हेन मूव लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट जब पीरियड में मूव करेंगे तब भी एटॉमिक साइज डिक्रीज ही होगा। मेटेलिक कैरेक्टर का क्या असर पड़ेगा दोस्तों, जब ग्रुप में डाउन मूव करेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियड में तो मेटेलिक कैरेक्टर दोस्तों डिक्रीज होगा। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जस्ट उल्टा हो जाएगा दोस्तों। जब हम ग्रुप में डाउन मूव करेंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, और जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। बस इतना से याद रखें, क्या इंक्रीज कब होगा, क्या इंक्रीज डिक्रीज कब होगा। दूसरा क्या है टॉपिक, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना, आइसोलेट करना और उसको आयंस में बदल देने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जब हम डाउन ए ग्रुप में डाउन ट्रेवल करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो लगेगा उसको आयन बनाने में डिक्रीज होगा, और अक्रॉस द पीरियड जब लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करेंगे दोस्तों हम तो ये इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट शेयर्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। दो एटम मिलके एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए शेयर किया, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, तो जो सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाउन ए ग्रुप, जब हम डाउन ट्रेवल करेंगे ग्रुप में दोस्तों तो ये दोस्तों इंक्रीज होता है प्रॉपर्टी, और जब लेफ्ट टू राइट हम ट्रेवल करेंगे पीरियड में दोस्तों तो ये फिर भी इंक्रीज होता है। दोनों केस में इंक्रीज होता है, इसको याद रखें। चलिए, आपका लास्ट टॉपिक केमिस्ट्री का और इम्पॉर्टेंट भी है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड देखते हैं। कार्बन इज द नॉन मेटल नोन फॉर मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। आपको पता है दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं ऑल ओवर द यूनिवर्स कार्बन से ही बनते हैं। द बेसिक एलिमेंट ऑफ लिविंग बींग्स, हमारे अंदर भी दोस्तों कार्बन मौजूद है। कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बन, ये फैट में भी कार्बन है। इट इज़ फाउंड इन एलिमेंटल एज वेल एज कंबाइंड फॉर्म्स। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या क्या है दोस्तों, डिफरेंट रूप है, जैसे कि ग्रेफाइट, डायमंड। एलोट्रॉप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी एलिमेंट का जो दोस्तों एलोट्रॉप होता है उसका केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होता है मगर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ग्रेफाइट एंड डायमंड बोथ आर क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, वाइल नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स इंक्लूड कोल, कोक, चारकोल, लैम्प ब्लैक। Diamond is the hardest natural substance, translucent, extraordinary brilliance, is used in cutting glass, making jewelry. Graphite is a dark grey substance having greasy surface, non-metallic, has significant conductance of heat and electricity. कहाँ यूज होगा, इलेक्ट्रोड्स, लीड पेंसिल, लुब्रिकेंट, मॉडरेटर, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। कार्बन फॉर्म्स वेरियस क्लासेज ऑफ कंपाउंड्स लाइक कार्बोनेट्स, साइनाइड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑक्साइड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन्स, दे आर डेरिवेटिव्स कार्बन कंपाउंड्स। एक्सेप्शन क्या है, CO, CO2, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स एज वेल एज बाइकार्बोनेट्स को छुड़ा के जितने भी कंपाउंड हैं सारे को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन that may some consist some other elements like phosphorus, oxygen, nitrogen, sulfur, halogen may fall under organic compound। इनसे मिले हुए भी कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। अगला क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फार मोर न्यूमरस देन एनी अदर केमिकल कंपाउंड्स, बहुत ही वास्टली पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। एग्जांपल क्या है, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, इथीन, बेंजीन।
हाइड्रोकार्बन्स दो पार्ट में बांटे गए हैं, एक सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन सा है दोस्तों? अल्केन्स, जिसका कॉमन फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। और अनसैचुरेटेड क्या क्या है दोस्तों? अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n। अल्काइंस का क्या है? CnH2n-2। ये दोस्तों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ये तीनों। सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है दोस्तों? मीथेन किस चीज़ में यूज होता है? प्रिंटर इंक बनाने में, मिथाइल अल्कोहल बनाने में, एंड ऑब्टेन लाइट एनर्जी बाय बर्निंग इट। इथिलीन C2H4 यूज टू प्रिपेयर मस्टर्ड गैस, इसको वॉर गैस भी कहा जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था। फॉर रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फल को पकाने में भी इथिलीन का यूज किया जाता है। ग्लाइकॉल C2H6O2 यूज एज ए एंटी फ्रीज मिक्सचर इन कार रेडिएटर। जो स्कैंडिनेवियन नेशन है या आर्कटिक नेशन है, बहुत ठंडे देश हैं, वहाँ पे कार के जो रेडिएटर में पानी होता है वो जम के बर्फ हो जाएगा अगर उनके उसके अंदर ग्लाइकॉल नहीं मिलाया जाएगा। ग्लाइकॉल किस तरह काम करता है? एंटी फ्रीज, वाटर को फ्रीज नहीं होने देता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही नीचे कर देता है, ठीक है। एंड फ्यूल को भी स्पेस क्राफ्ट में भी बहुत जब ठंडा होता है, एक हम लोग जब ट्रोपोस्फेयर से ऊपर बढ़ते हैं तो उसको जमने से बचाता है। अगला क्या है? एसिटिलीन, यूज टू जनरेट लाइट, टू वेल्ड मेटल्स एज ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम एंड टू प्रिपेयर सिंथेटिक रबर नियोप्रीन। एसिटिलीन का ही यूज करके दोस्तों सिंथेटिक रबर नियोप्रीन बनाया जाता है। मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल एन ऑफरिंग सब्सटेंस लीडिंग टू ब्लाइंडनेस, ऑफेंडिंग सब्सटेंस है दोस्तों, इसका यूज वर्जित है। CH3OH इसका दोस्तों फॉर्मूला है। इसका दोस्तों पेट्रोल के साथ भी इसको मिलाया जाता है, अब मगर यूज इसका बंद हो गया है क्योंकि ये ब्लाइंडनेस कर देता है, अंधापन ला देता है अगर आंख में डायरेक्ट चला जाए तो। वार्निश बनाने में काम आता है, पॉलिश बनाने में काम आता है, और डीनेचुरेटेड इथेनॉल बनाने में काम आता है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 फॉर्मूला दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, यूज्ड एज ए एनेस्थेटिक, ऑपरेशन करने से पहले क्लोरोफॉर्म सुखा के बेहोश किया जाता है, यूज्ड एज ए एनेस्थेटिक एंड preserved substance obtained from plants and animals. It converts into poisonous form COCl2 when exposed to sunlight. So it is kept in dark bottles and some ethyl alcohol is added to it. Glycerin दोस्तों ठंड में हम लोग स्किन पे लगाते हैं कोमल रखने के लिए, C3H8O3 used to synthesize explosive nitroglycerin, stamping and boot polish. Formic acid SeOH प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है फ्रूट जूस को प्रिजर्व करने में, और लेदर इंडस्ट्री कोगुलेशन ऑफ रबर में यूज होता है। कहाँ पाया जाता है? तो एंट के स्टिंग में, एंट के स्टिंग में हमने पहले ही पढ़ा है। अच्छा, इसके बाद क्या है दोस्तों? एसिटिक एसिड CH4COOH विनेगर बनाने में यूज होता है, और मेडिसिन एज ए सॉल्वेंट। ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4 प्रिंटिंग ऑफ क्लोथ्स में यूज होता है, फोटोग्राफी में। ग्लूकोज C6H12O6 C2H2O4 यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल एंड प्रिजर्वेटिव क्या जाता है? फ्रूट जूस में प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है। बेंजीन C2H6 यूज एज ए सॉल्वेंट फॉर ऑयल फैट एंड ड्राई क्लीनिंग, डेरिवेटिव है सोडियम बेंजोएट का। टोलुइन C6H5CH3 सिंथेसिस क्या किया जाता है इसे? एक बहुत खतरनाक एक्सप्लोसिव है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। क्या कहते हैं इसको? ट्राई नाइट्रोटोलुइन। धमाकेदार TNT है, TNT बनाने में काम आता है, ड्राई क्लीनिंग में काम आता है, मेडिसिन बनाने में काम आता है। क्लोरामाइन फेनॉल C6H2OH सिंथेसाइज क्या करने में काम आता है? ट्राई नाइट्रोफिनॉल। फिनाइल जो कि घर में यूज करते हैं, हॉस्पिटल में यूज होता है, पोछा लगाने के लिए फिनाइल को यूज किया जाता है, बनाने में यूज किया जाता है इसका। इथाइल अल्कोहल C2H5OH यूज फॉर ड्रिंकिंग मेडिसिन टू प्रिपेयर टिंक्चर ऑफ मेडिसिन, आयोडीन एंड इंसेक्टिसाइड। अच्छा, सोप एंड डिटर्जेंट्स क्या होते हैं दोस्तों? डेली लाइफ केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। सोप्स आर सोडियम या पोटासियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोजिलिक एसिड हैव जनरल फार्मूला RCOONA+। R यहाँ पे क्या हो सकता है दोस्तों? C15H31 C17H35, ये लॉन्गर हाइड्रोकार्बन के चेन है। डिटर्जेंट्स आर यूजुअली अमोनियम या फिर सल्फोनेट साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोजिलिक एसिड्स। दे आर आल्सो कॉल्ड सोपलेस सोप। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स। Soap are made from animal fats, vegetable oils by heating it with sodium hydroxide. This process of preparation of soap is called saponification. Saponification इसे कहा जाता है। फैट और ऑयल ईस्टर के साथ अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला के हीट किया जाएगा तो क्या बनेगा? सोप प्लस ग्लाइसरॉल। ये याद रखें रिएक्शन। अगला टॉपिक क्या है? फ्यूल। फ्यूल्स आर द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेज हीट एंड लाइट ऑन कंबशन। Most of the fuels except wood, cow dung that we use are fossil fuels which are formed by decomposition of dead living organisms, extreme conditions, pressure and temperature. Over a long period of time, coal, petroleum, natural gas. जीव जंतु पेड़ पौधे जब
बहुत समय पहले ध्वस्त होकर धरती के अंदर समा जाते हैं, मृत्यु होने के बाद धरती के अंदर समा जाते हैं और एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर में बहुत सालों साल मिलियंस ऑफ ईयर तक के लिए दबे रहते हैं। तब पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? कोयला, और जो जीव जंतु होते हैं वो सड़ के बनाते हैं पेट्रोलियम। ठीक है दोस्तों, पेट्रोलियम के ऊपर ही गैस के फॉर्म में नेचुरल गैस पाया जाता है। कोल इज फाउंड इन वेराइटीज लाइक, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कोल क्या है? जिसमें 60% कार्बन पाया जाए, पीट कहा जाएगा, 70% कार्बन पाया जाए, लिग्नाइट कहा जाएगा, 80% कार्बन पाया जाए, बिटुमिनस कहा जाएगा, और मोर देन 90% कार्बन पाया जाए तो एंथ्रासाइट कहा जाएगा। बिल्कुल याद रखें, आता है ये क्वेश्चन। पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड नोन एज रॉक ऑयल। इसको रॉक ऑयल भी कहा जाता है क्योंकि रॉक के लेयर के ऊपर पाया जाता है। ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। इससे क्या क्या निकलता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड वैक्स, मोम। पैराफिन वैक्स, ए कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम, इज यूज्ड इन कैंडीज, बूट पॉलिश, वैक्स पेपर, while Vaseline is used in lubrication and points. Tetraethyl lead (TEL) is added to petrol as anti-knock compound to reduce knocking sound of engine. इंजन का जो भट का आवाज़ है दोस्तों, इसको कम करने के लिए पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है? TEL। इसका फुल फॉर्म क्या है? टेट्राइथाइल लीड। लीड युक्त पेट्रोल को बहुत कुछ दिन पहले बैन करने की बात हो रही थी। Compressed natural gas (CNG), it consists mainly of methane 95%, which is a relatively unreactive hydrocarbon and makes it completely combustible. Liquefied petroleum gas is a mixture of N-butane, isobutane and propane, easily compressed under pressure as liquid and stored in iron cylinder, used for fuel for cooking household. LPG हमारे घर में खाना पकाने में जो यूज होता है। A strong foul smelling compound of sulfur called ethyl mercaptan, एकदम याद रखें दोस्तों, बहुत बार आ चुका है। हमारे जो गैस सिलेंडर है उसके लीकेज को पता लगाने के लिए उसके अंदर एक गंदा महकने का सब्सटेंस इथाइल मर्कैप्टन नाम का मिलाया जाता है, जिससे कि किसी भी टाइप का लीकेज हो तो हमको जल्दी से जल्दी पता लग सके। सम इंपॉर्टेंट गैसियस फ्यूल्स एंड देयर कंपोजिशंस। फ्यूल कंपोजिशन एंड सोर्सेज। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन मिला के बनता है दोस्तों। सोर्स क्या है? पासिंग स्टीम ओवर हॉट आयरन, हॉट रेड कॉक। कोक एक तरह का कोल का ही प्रकार है। प्रोड्यूसर गैस क्या है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मिला के बनता है, पासिंग इनसफिशिएंट एयर ओवर रेड हॉट कॉक। कोल गैस क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन, मीथेन और इथिलीन प्लस एसिटिलीन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वुड से निकलता है। ये सब जैसे रेड हॉट कोक से निकलते थे, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वुड से निकलता है। बायोगैस और गोबर गैस CH4, CO2, S2 एंड हाइड्रोजन सल्फाइड का मिक्सचर है, ऑर्गेनिक वेस्ट से निकलता है। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस मीथेन, इथेन एंड अदर हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, नेचुरल गैस से निकलता है। LPG ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन का मिक्सचर है, पेट्रोलियम गैस से निकलता है। हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन का मिक्सचर है, प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल मेथड यूज्ड इन फ्यूल सेल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर। अच्छा, फ्लेम क्या है दोस्तों? फ्लेम कुछ भी नहीं, लॉ जिसे कहते हैं, ये लॉ हो गया। लॉ में दोस्तों 3 रीजन होते हैं, एक एकदम अंदर का डार्क सा रीजन, उसके बाहर का और उसके बाहर का। वही यहाँ बताया गया है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस में होता है दोस्तों? आउटर मोस्ट लेयर, जो कि ब्लू कलर का रहेगा। आउटर मोस्ट लेयर किस कलर का रहता है दोस्तों? ब्लू। सबसे ज़्यादा दोस्तों हॉटेस्ट पार्ट यही होता है, आउटर मोस्ट, और इसी पार्ट का यूज किया जाता है गोल्ड स्मिथ के द्वारा सोना को पिघलाने में। उसके बाद वाला जो पार्ट है दोस्तों येलो कलर का होता है, येलो, जिसको मिडिल पार्ट कहते हैं, और ये पार्शियल कंबशन यहाँ पे होता है, पार्शियल कंबशन ऑफ फ्यूल। यहाँ पे क्या था? हॉटेस्ट वाले में फुल कंबशन ऑफ फ्यूल था। और सबसे लास्ट जो है दोस्तों वो ब्लैक रहता है, ब्लैक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनबर्न कार्बन प्रेजेंट है, अनबर्न कार्बन प्रेजेंट है और इसका टेम्परेचर लोएस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, यही फ्लेम का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही आपका ऑल 7 चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री एज पर सिलेबस एंड टू द पॉइंट आर कंप्लीटेड। आपका केमिस्ट्री का भी 1 शॉर्ट वीडियो कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक में, आपके नॉन टेक के अगले सिलेबस के टॉपिक में। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय।